हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो जैसे आपको पता है कि आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा 2 फरवरी से स्टार्ट है और 5 फरवरी को आपका फिजिक्स का पेपर है। और अगर आप 5 फरवरी को फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्लास आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस क्लास में जितना भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन लड़ेगा। बाबू, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में फिजिक्स की बात करें तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 35 का आपको जवाब देना पड़ेगा। 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी 20 दो नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 10 का आपको आंसर देना है। और 10 से ज्यादा क्वेश्चन इस वीडियो से लड़ने वाला है। मात्र इकलौता वीडियो जिसमें पूरा का पूरा फिजिक्स आपका क्या होने वाला है, लड़ने वाला है। तो इस क्लास को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर 5 फरवरी को एग्जाम है तो फटाफट से इस क्लास को कैसे भी कर लीजिए, कैसे भी इस क्लास को क्या करिए, जितना भी क्वेश्चन दिए हैं याद कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सारा का सारा क्वेश्चन ऑलरेडी याद होगा, लेकिन आपको भी क्या करना है, रिवीजन करके जाना है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सभी बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर नोट कीजिए 9135742024। आप इस पे व्हाट्सअप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। याद रखिएगा कि 5 फरवरी को क्वेश्चन यहीं से बनेगा, हमारा पढ़ाया हुआ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा इस वीडियो से, गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके पूछे जाने का 99.9% गारंटी बनता है कि यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बाबू लिखिएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत को बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत वो होता है कि ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। आवेश ब्रह्मांड में सदैव ही संरक्षित है। आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है। आवेश योगात्मक होता है। आवेश संरक्षित होता है। ये उन्होंने बताया था आवेश संरक्षण सिद्धांत में। तो बाबू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है, तो लिखिएगा आवेश संरक्षण सिद्धांत को सबसे पहले वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है। आवेश ब्रह्मांड में सदैव संरक्षित है। आवेश योगात्मक होता है। आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्वांटमीकृत होता है। यही होता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो ये आपको बाबू लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है यहां पे, आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। तो आप क्या लिखिएगा, आवेश संरक्षण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक एक वैज्ञानिक ने दिया था। इनके अनुसार विद्युत आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। विद्युत आवेश ब्रह्मांड में सदैव क्या है बाबू, संरक्षित है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोग याद रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन बाबू याद हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब समझते हैं बाबू क्या होता है। तीव्रता का मतलब होता है मजबूती, इंटेंसिटी, यानी मजबूती क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आखिर किसे कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। तो तीव्रता का मतलब होता है मजबूती। तो चलिए हम लोग बाबू पहले डायग्राम के माध्यम से समझेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा यहीं पे क्लियर हो जाए, ताकि पूरा का पूरा क्या हो जाए बच्चों, आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे मान लेते हैं कोई प्लस चार्ज है और इसका क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये इनफाइनाइट है, अनंत है। यहाँ पे क्या है, कोई टेस्ट चार्ज हमारा क्या है, उपलब्ध है। यहाँ पे क्या है, कोई टेस्ट चार्ज हमारा उपलब्ध है। तो याद रखिएगा कि किसी अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को, ये क्या है, परीक्षण आवेश है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर, ये बिंदु को हमने मान लिया क्या, P। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया, P। तो अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में, अब इसको क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं। तो इस बिंदु पे ये कितना बल अनुभव करेगा, इस बिंदु पे ये कितना बल अनुभव करेगा टेस्ट चार्ज, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता का मतलब क्या, मजबूती।
है ना। अगर मान लेते हैं कि इस टेस्ट चार्ज को इस बिंदु यहां तक ला रहे हैं तो यहां पे ये कितना बल अनुभव करेगा, इस टेस्ट चार्ज को और नजदीक ला रहे हैं तो इस बिंदु पे ये कितना बल अनुभव करेगा बच्चों, यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि आपको इतना हमने बता रखा है बच्चों कि हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ये बता रखा है कि अगर बाबू सजातीय आवेश होगा, ठीक है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, है ना, तो ये क्या होता है, इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर बाबू यहां पे विजातीय आवेशों प्लस माइनस माइनस प्लस, इनमें क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है, आपको पता होगा आकर्षण का। तो मान लीजिए बाबू कि टेस्ट चार्ज पे क्या है, धन आवेश होता है। अगर हम इसको वैद्युत क्षेत्र के भीतर इस बिंदु पे ला रहे हैं तो इस पे बल अनुभव करेगा ना, क्योंकि दोनों में सजातीय आवेशों के कारण क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये इस बिंदु पे कितना बल अनुभव कर रहा है उसी को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। यानी जिस बिंदु पे वो जितना बल अनुभव करेगा उसी को उसका तीव्रता कहेंगे। यानी अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में उस बिंदु P पर वो कितना बल अनुभव कर रहा है उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = क्या होता है, F बटा में Q नॉट, या Q लिखा जाता है। बाबू बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में। आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में। तो न्यूटन प्रति कूलम इसका क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, NC इनवर्स भी होता है, ये याद रखना है। चूंकि आपने ये भी पढ़ा है E क्या होता है, V बटे में D, यानी क्या होगा, विभवांतर को वोल्ट में या दूरी को मीटर में। वोल्ट प्रति मीटर भी इसी का मात्रक होता है, या वोल्ट मीटर इनवर्स का ही लिखा रहे तो आप कहिएगा इसी का मात्रक होगा। अगर हम बात करें बाबू बीमा का, तो बीमा क्या होता है, E आपको पता है ना, F बटा में Q, ये इसका फॉर्मूला होता है। बल की बीमा क्या होती है, ML T के पावर क्या होता है, -2 बटा आवेश का बीमा क्या होता है बच्चों, AT होता है। अब हम लोग यहाँ पे इसका बीमा निकालेंगे तो क्या होगा, M है तो M, L के पावर 2 है तो L के पावर 2, T के पावर -T है, 2 है, ऊपर जाएगा ये क्या होगा, T के पावर -3 हो जाएगा, और A क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इसका बीमा। तो बाबू यहाँ पे ये क्वेश्चन याद हो गया। इससे चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आपसे बन जाना चाहिए। बोलिए बच्चों, बन जाएगा ये क्वेश्चन एक बार, सभी बच्चे बताइए, हो जाएगा, याद हो गया। एक एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हमने बोला है ना कि फिजिक्स का शॉर्ट टाइप का झमेला आज खत्म, इसी से सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहली बात बाबू हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, बाद में आघूर्ण पढ़ेंगे हम लोग। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो बाबू जिसपे समान परिमाण और विपरीत आवेश होता है। तो समान परिमाण हम लोग मान लेते हैं क्या प्यारे बच्चों, Q, है ना, और यहां पे मान लेते हैं Q। अब विपरीत आवेश का मतलब एक पे माइनस चार्ज, एक पे प्लस चार्ज, ठीक है। समान परिमाण और विपरीत आवेश, और इसकी बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, R है। इससे जो संरचना बन रही है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो इसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी समान परिमाण और विपरीत आवेश से जो संरचनाएं बनती है उसका नाम हम लोग देते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है ना, इसका कोई एक आवेश ले लीजिए, एक आवेश हमने Q ले लिया, और इसकी बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे इसकी बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे, यहां पे हमने मान लिया 2L मान लिया। तो किसी वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और इसकी बीच की दूरी क्या है 2L, इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी यहां पे हमारा क्या हो गया बाबू, ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला आपको पता लग गया। आप कैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला लिखेंगे, तो बाबू याद रखना है वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, तो ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा हो गया, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसका कोई एक आवेश लीजिए क्योंकि दोनों पे QQ आवेश है, तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, अब बीच का दूरी 2L, इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। बाबू इसका मात्रक क्या होगा, P = इसको इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं Q इंटू बाबू 2L क्या है, दूरी है, तो दूरी को हम लोग D भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका मात्रक की अगर बात करें बाबू, तो मात्रक क्या होगा, आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में, और दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका क्या हो गया बच्चों, ये कूलम इंटू मीटर इसका मात्रक हो गया। यानी इसको लिखेंगे कैसे, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश और उसकी बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। इसका मात्रक कूलम इंटू क्या होता है, मीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, याद हो गया होगा, उम्मीद है याद हो गया होगा।
चलिए अब देखिए पारावैद्युत शक्ति एवं अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करिए। पारावैद्युत शक्ति और अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करिए। तो पारावैद्युत शक्ति क्या होता है? पारावैद्युत शक्ति क्या होता है? तो याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब हमने ये बताया ना मजबूती की, कितना उस पर बल अनुभव कर रहा है ना। कोई टेस्ट चार्ज वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वो कितना बल अनुभव कर रहा है उसे तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जहां तक कि कोई भी पारावैद्युत माध्यम क्या बन जाए, आचलक बन जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारावैद्युत शक्ति कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अब अपेक्षित परावैद्युतांक भी पूछा है, तो अपेक्षित परावैद्युतांक किसे कहते हैं? तो आपको ध्यान में रखना है कि अपेक्षित परावैद्युतांक को हम लोग ER से सूचित करते हैं। अपेक्षित परावैद्युतांक क्या होता है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, चाहे किसी माध्यम का आप पारावैद्युतांक, और माध्यम का पारावैद्युतांक क्या होता है? एप्सिलॉन होता है। तो किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात का पारावैद्युतांक के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। अब इसको याद करने का तरीका कैसे हो गया? आप लिखिएगा कि एप्सिलॉन का मतलब क्या हो गया? माध्यम का पारावैद्युतांक। क्या हो गया बाबू? यहां पे सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा बाबू, इसका मतलब क्या हो गया? माध्यम का पारावैद्युतांक, है ना, माध्यम का, है ना। यानी एप्सिलॉन का मतलब क्या? माध्यम का पारावैद्युतांक। और बाबू एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या हुआ? निर्वात का पारावैद्युतांक, है ना, निर्वात का माध्यम या निर्वात का पारावैद्युतांक कहिए। यानी अपेक्षित पारावैद्युतांक किसे कहेंगे? तो किसी माध्यम का पारावैद्युतांक और निर्वात के पारावैद्युतांक के अनुपात को यानी बट्टे को हम लोग क्या कहते हैं? अपेक्षित पारावैद्युतांक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन उम्मीद है याद हो गया होगा। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका PDF बाबू बिल्कुल फ्री में दे देंगे, आप ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? तो आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पूर्ण गुणज के रूप में करेंगे। या तो आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 2 इलेक्ट्रॉन भेजिए, 3 इलेक्ट्रॉन भेजिए, आप दशमलव में नहीं भेज सकते। उसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। चूंकि बाबू एग्जाम नजदीक है तो हम लोग को तेजी से चलना पड़ेगा, नहीं तो हम डायग्राम के माध्यम से इसको बहुत ईजी तरीके से हम आपको समझाते हैं, लेकिन समय का कमी है इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है? आवेश का क्वांटमीकरण कहता है कि अगर आप एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कर रहे हैं, यहां पे सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। अगर मान लेते हैं कि ये वस्तु A है और वस्तु B है, अगर आप इस पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कर रहे हैं तो आप पूर्ण गुणज के रूप में करेंगे। यानी Q इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों? प्लस माइनस N होगा। यानी या तो आप बाबू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या भेज सकते हैं? प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, या प्लस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस माइनस 3। यानी आप पूर्ण गुणज के रूप में भेज सकते हैं, आप दशमलव में नहीं भेज सकते हैं। इसी को हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। यानी आप लिखिएगा कि आवेश का क्वांटमीकरण किसी आवेशित वस्तु पर स्थित आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणज होता है। अर्थात किसी वस्तु पर आवेश से ही आवेश का क्वांटमीकरण किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाइए। कूलम्ब का नियम क्या है? जो कि आपको पता होगा, कूलम्ब का नियम इतना ज्यादा महत्वपूर्ण कि बार बार आपके परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? तो याद रखना है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि 2 बिंदु आवेश, और 2 बिंदु आवेश में हम लोग क्या लेंगे? Q1 आवेश लेंगे और क्या लेंगे? Q2 आवेश लेंगे। और 20 की दूरी हमने क्या ले लिया बच्चों? 20 की दूरी हमने ले लिया R। ठीक है, तो बाबू आवेश का मतलब कूलम्ब का नियम क्या कहता है? कूलम्ब का नियम कहता है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों पे लगने वाला बल, सुनिएगा, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे आवेश के गुणनफल के बाबू क्या होता है? समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? हम आपको बता रहे हैं कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के मतलब क्या यार, फिर से समझिएगा। अगर आपसे पूछेगा कूलम्ब का नियम क्या है, तो कूलम्ब के नियम में लिखेगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब फिर से एक बार सुनिए ताकि आपको याद हो जाए कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती होता है तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलम्ब का नियम हमको कहता है कि किसी बाबू स्थिर बिंदु आवेशों पे
है ना। दो स्थिर बिंदु आवेशों पे लगने वाला बल क्या होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो Q1 इंटू Q2 के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इसकी बीच की दूरी के क्या होता है, वर्गों के बहु क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। फिर जब समीकरण 1 2 को मिलाएंगे तो एफ हमारा क्या होगा, बराबर होगा, यानी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा बाबू, हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब एफ है तो एफ समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, के को कांस्टेंट लगाएंगे और ऊपर हो जाएगा बाबू क्या, Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होगा आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर, चूंकि के का मान आपको पता है कि 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यानी एफ इक्वल टू क्या होगा, के की जगह पे क्या लिखेंगे 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहां पे क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे में क्या हो जाएगा बाबू आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा क्या, कूलम्ब का नियम। ठीक है, कूलम्ब का नियम क्या कहता है, फिर से सुनिएगा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो हम लोग कहते हैं क्या, कूलम्ब का नियम। और ये रहा फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन कि गॉस का नियम, गॉस के नियम को हमने बाबू कई बार प्रूफ किया है, अभी लॉन्ग क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था, आपको पता है। तो गॉस का नियम किसके लिए लागू होता है, आपके बंद सतह के लिए लागू होता है गुरुजी। तो बंद सतह के लिए क्या लागू होता है, गॉस का नियम। ठीक है, गॉस का नियम। तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित कुल आवेश का मतलब क्या, गुणा, कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कूलम्ब का, सॉरी गॉस का नियम कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछेगा तब ऐसे लिखना है कि किसी बंद सतह से, किसी बंद पृष्ठ से, चाहे किसी बंद सतह से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होगा फाई ई, उसमें उपस्थित कुल आवेश का बाबू क्या होता है 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी इसमें उपस्थित कुल आवेश का 1 बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो फाई इक्वल टू क्या होगा बाबू, क्यू बटे में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला कि विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुणों को लिखे, यानी विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण कौन कौन से हैं, विद्युत आवेश के 2 मौलिक गुण कौन कौन से हैं। तो बाबू विद्युत आवेश, आवेश संरक्षण सिद्धांत में हमने क्या पढ़ाया, आवेश सबसे पहला क्या होता है, संरक्षित होता है। आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही हम उसे नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है, आवेश को हम जोड़ सकते हैं। आवेश क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वांटमीकृत होता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। यानी 2 गुण पूछा है, आप 4 गुण लिख सकते हैं कि आवेश क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है। आवेश को ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है ना ही कोई नष्ट कर सकता है, यही तो है आवेश संरक्षण सिद्धांत। दूसरा, आवेश क्या होता है, क्वांटमीकृत होता है ना। आवेश फिर लिख दीजिएगा कि आवेश योगात्मक होता है, यह भी आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि कूलम्ब बल की सीमाएं क्या है। तो अभी आपने कूलम्ब का नियम पढ़ा बच्चों, अभी आपने कूलम्ब का नियम पढ़ा। कूलम्ब के नियम में आपने क्या पढ़ा, तो आपने ये पढ़ा कूलम्ब के नियम में कि 2 स्थिर बिंदु आवेश, यानी मान लीजिए कि ये Q1 आवेश था हमारा और ये क्या था प्यारे बच्चों, Q2 आवेश था, बीच की इसकी दूरी क्या थी, R थी। तो बाबू हमने आपसे ये बताया कि कूलम्ब का जो नियम है वो क्या है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के समानुपाती तथा इसकी बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। अब कूलम्ब का नियम बाबू क्या होता है, फिजिकल टू क्या होता है, आपको पता है ना, 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q1 इंटू Q2 बटे में क्या होगा आर स्क्वायर होगा। ये होता है हमारा कूलम्ब का नियम। क्या होता है कूलम्ब का नियम। तो इसकी सीमा क्या क्या है, सबसे पहले कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। सबसे पहली बात कि इसकी सीमा लिखिएगा आप लोग कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होगा, पहला सीमा। यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं होगा। क्यों, इसका कारण बता देते हैं कि जब तक इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल लगेगा तब तक ना ये कूलम्ब का नियम काम करेगा। अब ज्यादा दूरी पर रहेगा तो इसमें आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, तो ज्यादा दूरी के लिए ये सत्य नहीं है। अब यहां पे है कि यह नियम 10 के पावर -15 मीटर की दूरी से भी कम दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। आपको पता है ना कि जो परमाणु होता है, परमाणु में उपस्थित होता है नाभिक, है ना, नाभिक, और नाभिक की जो त्रिज्या होती है, नाभिक की जो
त्रिज्या होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर की कोटि होती है। अब बाबू अब नाभिक, परमाणु को तो हम लोग अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं नंगी आंखों से, तो बाबू उसका नाभिक तो और छोटा होगा ना। नाभिक की मतलब अगर परमाणु की नाभिक की त्रिज्या की बात करें तो ये होता है कितना, तो 10 के पावर -15 मीटर। अब इससे कम दूरी होगा ना तो ये नियम का पालन नहीं होगा। अब इससे भी कम दूरी होगा क्योंकि सबसे सूक्ष्म क्या है, तो परमाणु का नाभिक है ना बाबू। और नाभिक का बाबू कितना होता है, 10 के पावर -15 मीटर इसकी त्रिज्या होती है। अब इससे कम दूरी होगा ना तो ये बाबू सत्य नहीं होगा, ध्यान में रखना है। अब बाबू याद किया, यहां पे लिखिएगा कि यह एक सार्वत्रिक नियम नहीं है। सार्वत्रिक का मतलब क्या, हर जगह पे अप्लाई होने वाला यूनिवर्सल नियम भी नहीं है। तो ये है बाबू इसका क्या, सीमा, जो आपको याद हो गया होगा 100%। आगे बढ़ जाइए, बढ़े बाबू। चलिए, आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करें तथा इसका ऐसा मात्रक लिखे। बाबू यहां पे ये आयतन घनत्व का डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है, ये रेखीय घनत्व हमने लिख दिया है। बाकी इसके लिए माफी चाहते हैं, हम आपको बोल देते हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि बाबू याद रखना है कि किसी चालक के आयतन में संचित आवेश को हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। किसी यहां पे याद रखना है कि किसी एकांक चालक के आयतन में, किसी एकांक चालक के आयतन में संचित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, संचित आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं, जिससे हम लोग रो से सूचित करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है बाबू, याद रखना है कि Q बटे में M होता है बाबू, यहां पे याद रखना है, या A होता है बाबू, यहां पे M ही लिख देते हैं। यानी आवेश को किस में मापते हैं, कुलम में। अब बाबू यहाँ पे क्षेत्रफल को किस में मापते हैं, मीटर क्यूब में। यानी क्या होगा, कुलम मीटर क्यूब या मीटर क्यूब इनवर्स हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है बाबू, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि दो असमान आवेशों के बीच विद्युत बल रेखाएं खींचे। बाबू देखिए, दो समान अगर रहेगा, अभी हमने बताया कि अगर सजातीय आवेश होंगे प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा। ये क्या होता है, सजातीय। सजातीयों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। आप लोग जानते हैं कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। और दो असमान आवेशों के बीच जैसे प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस हो तो ये क्या होगा, आकर्षण होगा। ये आपको पता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है, ये आपको पता है। तो बाबू हमसे क्या पूछा गया है कि दो असमान, असमान का मतलब क्या हुआ, यहां पे आप समझ सकते हैं कि असमान का मतलब गुरुजी ये हुआ कि दोनों पे क्या होगा, आवेश एकदम अलग अलग होगा। दोनों पे क्या होगा, आवेश एकदम अलग अलग होगा। तो मान लेते हैं बाबू कि इस पे प्लस क्यू आवेश है, इस पे माइनस क्यू आवेश है, तो अभी तो ये क्या होगा, असमान होगा। अब इसके बीच वैद्युत बल रेखाएं कैसे खींचेंगे, तो आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पे जाके क्या होती है, समाप्त होती है। ऐसे विद्युत बल रेखाएं निकलती है और धन आवेश से निकलती है और कहां पे जाती है, ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। आपको इतना पता है कि किसी आवेश से क्या होता है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती है, ऋण आवेश पे जाके क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, वैद्युत बल रेखाएं निकलेगी। आपको पता है, यही आपको खींचना है और इसी का दे रहा है बाबू पूरा बिहार बोर्ड कितना, 2 नंबर। तो ध्यान में रखना, इस प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, खींच दीजिएगा इस प्रकार से। तो बाबू ऋण आवेश का प्रवाह अंदर की तरफ और धन आवेश का प्रवाह क्या होता है, बाहर की तरफ। तो ये आपको इसी प्रकार से खींचना है। क्या आप खींच सकते हैं बताइए, क्या आप खींच सकते हैं बताइए, खींचा जाएगा आपसे। और अगर आपने ऐसा खींच दिया तो 2 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है। खींच देंगे बाबू, एक बार बताइए, खींच देंगे, बिल्कुल खींच देंगे। आगे बढ़िए, अगला विद्युत विभव की परिभाषा दे। बाबू हमने आपको पढ़ाया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच अंतर। तीव्रता क्या होता है, तो अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर किसी बिंदु P तक लाते हैं तो उस बिंदु P पे कितना बल अनुभव कर रहा है, वो उसको कितना आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, कितना वो बल अनुभव कर रहा है, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन अगर विभव की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो विभव होता है कि कितना वो कार्य करना पड़ता है। यानी बाबू अगर विभव की बात करें तो मान लेते हैं क्या है, ये कोई हमारा क्या है बाबू, टेस्ट मतलब क्या, कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश, ठीक है। इसका क्या है, कोई अपना क्षेत्र है और यहां पे मान लेते हैं क्या है, इनफिनाइट है, अनंत, जहां पे क्या है, एक बिंदु है जिस पे क्या है बाबू, हमारा टेस्ट चार्ज स्थित है। टेस्ट चार्ज क्या है, स्थित है। तो इस टेस्ट चार्ज को सुनिएगा, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि इस टेस्ट चार्ज को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु क्या है, यहां पे P है, इस बिंदु P है। तो इस टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ेगा ना। इसमें बल का नाम नहीं होगा क्योंकि तीव्रता में होता है बल, जितना बल अनुभव करेगा इस बिंदु पे उसको तीव्रता कहेंगे। और बाबू किसी अनंत चार्ज को, अनंत मतलब क्या, अनंत में किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा ना, कार्य, उसको कहेंगे वैद्युत विभव। तो
वैद्युत विभव का डेफिनेशन आपको याद हो गया कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करेंगे उसको क्या कहेंगे, वैद्युत विभव कहेंगे। यानी V इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, W अपॉन में क्या होता है Q। ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान में रखना है कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को, अब यहां पे टेस्ट चार्ज कभी लिखा रहता है कभी नहीं, अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु P तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वैद्युत विभव कहेंगे। अब बाबू इसका मात्रक क्या होगा, तो V इक्वल टू W अपॉन में क्या होता है Q। कार्य का मतलब क्या, जूल। कार्य को किस में मापते हैं, जूल में। और बाबू आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में। तो जूल प्रति कूलम इसका क्या होगा, SI यूनिट हो गया, जिसे हम लोग JC इनवर्स भी लिख सकते हैं। और बाबू विद्युत विभव का, विभव को वोल्ट में भी मापा जाता है, तो वोल्ट भी इसका मात्रक हो गया। अगर बीमा की बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है बाबू, W अपॉन में Q। कार्य का बीमा क्या होता है, ML के पावर क्या होता है 2, है ना, और T के पावर -2 होता है, बटा यहाँ पे क्या हो गया बाबू, है ना, आवेश Q है ना, Q को किस में मापते हैं, तो बाबू आवेश को मापा जाता है AT। इसकी बीमा क्या होती है AT। यानी विद्युत विभव की बीमा क्या हो गया, ML के पावर 2 T के पावर -3 A इनवर्स। ये हो गया बाबू क्या, बीमा। ये क्या हो गया बाबू, बीमा। तो ये बीमा आप लोगों ने निकाल लिया। तो इससे हम क्या कर रहे हैं ना, इससे हम ऑब्जेक्टिव भी आपका सोल्व करा दे रहे हैं और समझा के पढ़ा भी रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अगला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच संबंध स्थापित करें। बाबू एक बात बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच संबंध क्या होता है, तो बाबू ये संबंध होता है, आपको पता है ना, E इक्वल टू होता है -dB अपॉन में, E इक्वल टू -dB अपॉन में क्या होता है, dx। अब x के जगह पे कहीं कहीं क्या देता है, r देता है, तो r भी दूरी ही है और x भी दूरी ही है। ये हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सिंपल सा ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको हमने पढ़ाया कि माना कोई यहां पे क्या है, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि माना कोई बिंदु यहां पे क्या है, O है। सभी बच्चे ध्यान रखिएगा कि माना कोई बिंदु क्या है बच्चों, O है, जिस पे +Q आवेश स्थित है। अब इससे r दूरी पर यहां पे क्या है, कोई बिंदु P है। अब कोई बिंदु P है तो इस पे वैद्युत विभव क्या होगा, तो आप लॉन्ग्वेज खुद लिखिएगा। लॉन्ग्वेज आप क्या लिखिएगा कि माना कोई बिंदु O है जिस पे +Q चार्ज स्थित है, इससे r दूरी पे कोई बिंदु P है जिस पे वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव हमने आपको पढ़ा रखा है कि V इक्वल टू क्या होता है, आप कहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, है ना, साफ साफ लिख देते हैं, V इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है, Q/r होता है। ये आपको पता है ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझते हैं, हम एक कांड करने वाले हैं, कौन सा, तो समीकरण 1 का दोनों पक्षों में dx के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। तो बाबू यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, समीकरण, है ना, हम लिख देते हैं साफ साफ समीकरण 1 को, है ना, 1 को दोनों पक्षों में समीकरण 1 को, है ना, समीकरण 1 को दोनों पक्षों में बाबू क्या करेंगे, dx के सापेक्ष, यानी x के सापेक्ष, है ना, यहां पे लिख देते हैं समीकरण 1 में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर, अवकलन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करने पर, ठीक है, डिफरेंशिएट करने पर, अवकलन करने पर। बाबू हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। किस प्रकार से करेंगे बाबू, दोनों पक्षों में करेंगे। तो इधर करेंगे तो क्या होगा, dv अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, ठीक है, बराबर है तो बराबर। दोनों पक्षों में करना है तो फिर क्या लिखेंगे, d अपॉन dx, x के सापेक्ष करना है। फिर क्या होगा, इधर 1/, में क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/, में क्या है, r है तो r है। हम क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन आप पढ़ें कि जो कांस्टेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा। सबसे पहले ये इधर का ज्यों का त्यों लिखना है, dv अपॉन में dx है, लिख दिया। अब बाबू कांस्टेंट क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इनटू Q भी हमारा कांस्टेंट है। तो जब यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाहर निकल गया तो इधर क्या बचेगा, d अपॉन में dx, 1 में क्या बचेगा, r, क्योंकि Q निकल गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल गया, तो 1 में r बचा। हम इतना को ज्यों का त्यों लिखेंगे, सुनिएगा, हम इतना को ज्यों के त्यों लिखेंगे, यानी इधर रहेगा dv अपॉन में dx है तो dv अपॉन में dx इक्वल टू है तो इक्वल टू, इधर यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q है तो Q, इनटू है तो
इनटू, है ना। अब यहाँ पे बाबू डीबी अपॉन में डीएक्स है तो हम लिखेंगे साफ साफ, सुनिएगा इधर क्या है डी अपॉन में डीएक्स है तो डी अपॉन में डीएक्स हो गया। अब बाबू यहाँ पे देखिए 1 में आर है, अब ये आर ऊपर जाएगा क्या होगा, इनवर्स लग जाएगा। वही काम करेंगे बाबू, 1 के आर के बदले क्या लिखेंगे, आर इनवर्स कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इनवर्स हो जाएगा। तो बाबू देखिए यहाँ पे कुछ चीज होने वाला है, बदलने वाला है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे इतना जब क्लियर हो गया बाबू, तो आप एक बात बताइए कि ये क्या हो गया, ये तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इधर वाला LHS वाला हमारा, यानी इधर वाला तो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, डीबी अपॉन में डीएक्स है तो डीबी अपॉन में डीएक्स बराबर है तो बराबर। यहाँ पे क्या है 1 में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट क्यू है तो क्यू है। अब बाबू यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स आर के पावर -1 का। बाबू आपको डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे कि डी बाई डी एक्स अगर आर के पावर क्या है बाबू, आर के पावर -1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर बेस पावर -1। तो पावर क्या है -1 है, बेस क्या है आर है। अब -1 करेंगे यानी -1 है, फिर -1 कर देंगे तो क्या होगा माइनस आर के पावर -2, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है -x, यानी r है ना, सॉरी r का कर रहे, फिर से समझिएगा, फिर से यहां पे समझिएगा कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है किसका, r के पावर -1 का, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर बेस पावर -1। तो पावर हमारा क्या है -1 है, बेस हमारा क्या है r है, अब फिर पावर में से क्या करेंगे -1 घटा देंगे, तो पावर में तो ऑलरेडी -1 है, फिर -1 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहां पे 1 लिखिए या मत लिखिए, यानी -r के पावर क्या होगा -2 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन किसका, तो बाबू इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखना, -r के पावर -2 निकला। तो बाबू यहां पे हम लोग क्या करेंगे, -r के पावर जो -2 निकला ना, तो माइनस को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया, और इधर क्या कर दिया बाबू, यहां पे r के पावर -2 कर दिया, ठीक है। अब बाबू यहां पे इधर ज्यों का त्यों है, db अपॉन में dx है तो हम क्या करेंगे, db अपॉन में dx इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब माइनस है तो माइनस, फिर क्या है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट, इनटू है तो इनटू, अब q है तो q, अब देखिए आर स्क्वायर गुणा में है ना, अब नीचे आएगा तो क्या होगा बाबू, इनवर्स में है तो इनवर्स हट जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे 1 में ये आर स्क्वायर है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर के पावर -2 लिखते हैं ना, तो वो ये आर के पावर -2 है तो 1 में आर स्क्वायर कर सकते हैं, और 1 में क्यू से गुणा होगा तो क्यू ही होगा, यानी क्यू बटे में आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाबू एक बात बताइए कि माना कि कोई बिंदु ओ है और आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E = क्या होता है, तो आप कहिएगा E = होता है तीव्रता 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर, ये तीव्रता होता है। ये क्या होता है बाबू, तीव्रता होता है, तीव्रता, ठीक है, ये क्या होता है तीव्रता। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, ई, यानी इधर हो जाएगा हमारा क्या, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, इधर हो जाएगा हमारा क्या, इधर है हमारा db अपॉन में dx है ना, इधर क्या है db अपॉन में dx है तो db अपॉन में dx इक्वल टू है तो इक्वल टू माइनस इधर क्या हो जाएगा a। अब इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम लोग दोनों पक्षों में, अगर हम लोग इसको समीकरण 2 माने तो हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुना करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा -db अपॉन में क्या हो जाएगा dx इक्वल टू माइनस है, पहले से इधर माइनस में गुणा होगा तो क्या होगा e। अब इसको आप लोग सही से लिख दीजिए इधर, यानी अगर आप इधर लिखिएगा तो e इक्वल टू क्या होगा, अब बाबू e इक्वल टू क्या होगा, इधर हो जाएगा -db अब बटे में क्या हो जाएगा dx। ये हमने क्या किया बाबू, प्रूफ कर दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमने क्या किया बच्चों, प्रूफ कर दिया, और ये आपको ध्यान में रखना है, e इक्वल टू -db अपॉन में dx, ये इस प्रकार से हमारा प्रूफ हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या है। तो आपने अभी पढ़ा विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है कि विभव में हम लोग अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक ला रहे थे तो उसमें किया गया कार्य विद्युत विभव कहला रहा था। लेकिन विभवांतर में क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, सुनिएगा अब यहां पे ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या है, ये है हमारा बाबू, मान लेते हैं कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र में बाबू ध्यान में रखना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, सुनिएगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किसी आवेश को जितना भी कार्य करना पड़ेगा, उसमें हम अनंत से आवेश को ला रहे थे, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है कि हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही
किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो जो उसमें कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। विभव में अंतर यह है कि हम अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को ला रहे थे, लेकिन विभवांतर में क्या है कि विद्युत क्षेत्र के भीतर ही हम किसी टेस्ट चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करते हैं, जैसे VA माइनस VB यानी बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, W/Q, यानी इसका मात्रक भी वही होता है। जो विभव का मात्रक और बीमा होता है ना, वही होता है। जो विभव का मात्रक और बीमा, जैसे बाबू कार्य को किस में मापते हैं, जूल में मापते हैं। कार्य को किस में मापते हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कार्य को किस में मापते हैं, तो आप कहिएगा जूल में। मच्छर बैठ जा रहा है जी। कार्य को किस में मापते हैं, जूल में, जूल में। और आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में। तो जूल प्रति कूलम हमारा क्या हो गया, मात्रक हो गया। बाकी बीमा हमने अभी निकाला, बीमा क्या होता है, ml/2 T⁻³ A इनवर्स इसकी बीमा होती है विभवांतर की, ये आपको ध्यान रखना है। यानी किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा उसी को हम लोग वैद्युत विभवांतर कहेंगे। अगला कि धारिता किसे कहते हैं, यहां पे होना चाहिए बाबू कि चालक की धारिता, कहीं कहीं धारिता भी दिया रहता है, कहीं कहीं लिखा रहता है चालक की धारिता क्या होगी। बाबू धारिता क्या होता है, तो धारण करने की क्षमता ही धारिता कहलाती है। अब चालक की धारिता क्या कहलाएगा, तो किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो आप कहेगा कि किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। ये एक डेफिनेशन हो गया, ये भी लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। और उसके बाद से C क्या लिखेंगे, Q में भी लिख देंगे तो आपको ये क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, हम गारंटी देते हैं। लेकिन बाबू एक डेफिनेशन और भी हो जाएगा, ये अगर फॉर्मूला याद है तो एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। चालक की धारिता किसे कहते हैं, तो किसी चालक में दिया गया आवेश और उसके होने वाली वृद्धि को, है ना, याद रखना है, किसी चालक में दिया गया आवेश और उसमें विभवांतर में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। यानी एक डेफिनेशन ये भी होता है कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके भीतर विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग चालक की क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, धारिता कहते हैं। यानी जब भी हम किसी चालक में आवेश को देंगे तो विभव के मान में वृद्धि होगा। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि का अनुपात यानी बटे को हम लोग क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहेंगे। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में, अब विभवांतर को वोल्ट में, यानी कूलम प्रति वोल्ट, या इसे CV इनवर्स भी लिखते हैं, ध्यान में रखिएगा, या इसे फैराड से भी सूचित करते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको धारिता समझ में आ गया होगा। धारिता का दो डेफिनेशन हमने बताया था, चालक की धारिता का बताया है। पहला डेफिनेशन हमने क्या बताया कि किसी चालक में आवेशों को धारण करने की क्षमता ही चालक की धारिता कहलाती है। और दूसरा, अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट होता है, या इसे हम लोग फैराड से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि विभव मापी के दो उपयोगों को लिखे। यानी विभव मापी के दो उपयोग कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले विभव मापी के दो उपयोग लिखिएगा कि विभव मापी के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? तो विभव मापी की मदद से किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। यानी बाबू विभव मापी के मदद से हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल EMF मापते हैं और इसकी मदद से किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। यानी इसके मदद से किसी सेल का हम लोग क्या कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ जाइए कि एक आवेश निकाय के कारण SI पद्धति में वैद्युत विभव इतना होगा, तो पूछा जा रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव V के बीच अभी हमने संबंध निकाला था। हमने E क्या निकाला था बच्चों, dV/dx निकाला था, जिसमें बाबू V कितना दे रखा है। बाबू गिवन क्या है, बाबू गिवन दिया है V यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे देखिएगा 2x यहाँ पे दिया हुआ है। अब V की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बाबू, E क्या होगा D। अभी की जगह पे क्या रखेंगे, 3 + 2x रख देंगे और बाबू यहां पे क्या है dx है तो हम लोग dx दे देंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में आपने एक चीज पढ़ी होगी बाबू कि e है तो हमारा e होगा, = है तो = बाबू 3 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है। लेकिन माइनस लगा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और 2 हो जाएगा। और ये क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो बाबू यहाँ पे E कितना आया, तो -2 वोल्ट प्रति मीटर, और ये हमारा सही जवाब हो गया। याद रखिएगा, इसी टाइप से ये बनेगा। अगला, समविभवी तल से आप क्या समझते हैं।
समविभवी तल क्या है? तो समविभवी तल क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे क्या होता है, विभव का मान समान होता है। देखिएगा यहाँ पे याद रखना है, जैसे समविभवी तल क्या होता है, अगर हम बात करें ये समविभवी तल क्या होता है कि ऐसा तल है ना जिसके प्रत्येक बिंदु पे, अगर इस बिंदु पे वोल्ट क्या है 2 वोल्ट है ना, तो हर एक बिंदु पे क्या होगा 2 ही वोल्ट होगा विभवांतर, हर एक बिंदु पे क्या होगा 2 ही वोल्ट विभवांतर होगा। यानी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पे विभव का मान क्या होगा, समान होगा, उसे हम लोग समविभवी तल कहेंगे। अब समविभवी तल और वैद्युत बल रेखाओं के बीच कोण कितना डिग्री का बनता है, तो मान लीजिए क्या है, समविभवी तल है और इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है, निकल रही है। इससे वैद्युत बल रेखाएं क्या हो रही है प्यारे बच्चों, निकल रही है इस प्रकार से, इस प्रकार से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही है। तो ये क्या होता है, इनके बीच जो कोण बनता है ना समविभवी पृष्ठ पे और बाबू वैद्युत बल रेखाओं के बीच, यहाँ पे लंब हो रहा है 90 डिग्री का कोण बनता है। और पूछेगा इसमें कार्य क्या होता है, तो कार्य हमेशा हमने आपको बताया है शून्य होता है, शून्य। यानी लिखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में समविभवी तल एक ऐसा तल है जिसके सभी बिंदुओं पे विभव क्या होगा बाबू, एक समान होगा। समविभवी तल में धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य हमेशा शून्य होता है और समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तल की दिशा के लंबवत क्या होता है, लंबवत 90 डिग्री का होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कि सी धारिता तथा भी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सी धारिता और बी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी, तो सी धारिता और बी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की संचित ऊर्जा ऐसे लिखिएगा इतना कि सी धारिता और भी विभवांतर तक आवेशित संधारित्र की विद्युत ऊर्जा क्या होगी बाबू। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा हाफ CV² होगा। विद्युत ऊर्जा पूछा गया है, संचित ऊर्जा, यहाँ पे विद्युत ऊर्जा E इक्वल टू क्या होगा, हाफ CV² हो जाएगा। अगला कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक के नाम बताइए। बाबू सबसे पहले बात कि संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है के एप्सिलॉन नॉट A बटे में क्या होता है D होता है। ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है बाबू, क्या होता है, ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, जिसमें ये समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या हो रही है, समानुपाती हो रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल के, है ना। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता समानुपाती हो रहा है के यानी कोई भी पारावैद्युत पदार्थ के, और समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम हो रहा है। ये चीज आपने देखा अभी के अभी जस्ट आपने देखा कि ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें क्या हो रहा है। तो बाबू यहाँ पे आप साफ लिख सकते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्नलिखित बातों पे निर्भर करती है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। अगर हम लोग प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, इतना लिख दीजिएगा। फिर लिखिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी पे निर्भर करता है, कि अगर हम लोग प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर और लिखना होगा तो और लिख दीजिएगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उसमें पारावैद्युत पदार्थ के समानुपाती होती है। अगर हम समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई भी पारावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो धारिता क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत इजी है। लिखिएगा कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं, तो प्लेटों का क्षेत्रफल, ये C समानुपाती क्या होता है A के, अब प्लेटों के बीच की दूरी यानी C व्युत्क्रमानुपाती होता है D के, जो कि हमने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए बाबू इतना क्लियर हो गया। ये देखिए क्वेश्चन आता है अब दमदार कि किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, सुनिएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में अंतर स्पष्ट करें। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव तथा तीव्रता में आपको क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो तीव्रता के लिए हमने क्या कहा कि अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक ला रहे हैं, तो उस बिंदु P पे वो कितना बल, अगर बल अनुभव कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अनंत से किसी टेस्ट चार्ज को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में कार्य करना पड़ रहा है ना, कार्य उसको हम लोग वैद्युत विभव। अगर उस बिंदु पे बल अनुभव करे तीव्रता और कार्य करना पड़े बाबू क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। तो विद्युत तीव्रता पूछा गया है बाबू, ध्यान में रखना है, विद्युत तीव्रता पूछा गया है। और बाबू यहां पे क्या पूछा गया है, विद्युत तीव्रता, है ना, विद्युत तीव्रता पूछा गया है और विद्युत विभव के बीच। तो याद रखना है कि विद्युत विभव क्या होता है कि जो एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जितना भी क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। और बाबू तीव्रता में क्या होता है, कितना वो उस पर विद्युत बल अनुभव करेगा, कितना उस पर वो क्या करेगा, बल अनुभव करेगा, उसको हम लोग तीव्रता कहेंगे बाबू। और लिखिएगा कि यह एक अदिश राशि है, कौन,
विद्युत विभव एक अदिश राशि होता है, जबकि बाबू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होता है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर E इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर F बटा में Q, या एक सदिश राशि है, लिख दीजिएगा। इसका मात्रक क्या होता है, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। आप और लिखना चाहें तो आप और भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन में Q होता है, वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू F बटा में Q होता है, और विभव और तीव्रता में काफी ज्यादा अंतर आप लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाइए कि पारा वैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अथवा संधारित्रों में पारा वैद्युत पदार्थ का क्या होता है। तो पारा वैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, सिंपल सी बात कि ये क्या होते हैं कि ये अचालक होते हैं। जैसे हमारा हो गया अबरक, है ना, मोम हो गया, तेल हो गया, पैराफिन हो गया, कांच हो गया, यही सब हमारा पारा वैद्युत पदार्थ होता है। अब बाबू यहाँ पे क्वेश्चन है कि संधारित्रों में पारा वैद्युत का कार्य क्या होता है। जैसे संधारित्रों का बाबू अगर बोले धारिता C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, यानी संधारित्रों की धारिता बाबू ये पारा वैद्युत पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। तो इसका कार्य क्या है, तो सुनिएगा सबसे पहले कि पारा वैद्युत पदार्थ क्या होता है। वैसे पदार्थ जो पारा वैद्युत कहलाते हैं जिन्हें संधारित्रों के प्लेटों के बीच रखने पर उन प्लेटों के बीच विभवांतर कम होगा। जैसे ही कोई भी पारा वैद्युत पदार्थ उनके प्लेटों के बीच रख देंगे, विभवांतर का मान क्या होगा, कम होगा, और विभवांतर का मान क्या होगा बाबू, कम होगा, तो ऊर्जा को क्या करेगा, संचित करेगा, और जब ऊर्जा संचित होगा तो क्या होगा बाबू, धारिता बढ़ जाएगी। तो बाबू यहां पे क्या करता है, इसकी धारिता को बढ़ाता है। और पारा वैद्युत जो पदार्थ होता है ना, ये विद्युत रोधी होता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे हमारा कांच हो गया, अबरक हो गया, पैराफिन हो गया, मोम हो गया, तेल हो गया, ये आदि। तो ये 22 नंबर जो क्वेश्चन है ना बच्चे, इस 22 नंबर क्वेश्चन को आपको हमेशा याद रखना है। इस 22 नंबर क्वेश्चन को हमेशा याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि यदि बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका परिमाणी धारिता कितना होता है, 6। यानी बराबर धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, और ये हमारा तीसरा संधारित्र। बाबू श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि ये हमारा मान लेते हैं प्यारे बच्चों कि ये हमारा C1 संधारित्र है, ये हमारा C2 संधारित्र है, ये हमारा C3 संधारित्र है। पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से ज्वाइंट किया जाता है। और इसी प्रकार से अगर ज्वाइंट हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहेंगे। प्रत्येक की धारिता बच्चों क्या दे रखा है, C दे रखा है। C1 भी C है ना, C2 का मान भी C है, C3 का मान भी C है, ठीक है। तब बाबू अगर इसको बाबू किसमें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो परिमाणी धारिता कितना होता है, 6 माइक्रोफैरड होता है। तो बाबू सिंपल सी बात है, सबसे पहले कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, आपको पता है ना, 1 बटा में C इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला 1 बटा में C1 प्लस क्या होगा 1 बटा में C2 अब प्लस क्या होगा 1 बटा में C3, क्योंकि 3 को बोला गया है, 3 को हम लिख दिए। बाबू 1 बटा में C, परिमाणी धारिता C इक्वल टू कितना दे रखा है, C इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड दे रखा है। तो C का वैल्यू हम क्या रखेंगे, 6 माइक्रोफैरड रख देंगे, ठीक है। बराबर है तो बराबर 1 बटा में C1 का मान भी C है, C2 का मान भी, C3 का मान भी C है। तो 1 बटा में C प्लस क्या होगा 1 बटा में C अब प्लस क्या होगा 1 बटा में C, यानी 1 बटा में 6 माइक्रोफैरड इक्वल टू क्या होगा, C का लघुत्तम C हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी बाबू यहाँ पे क्या होगा, 3 बटे में क्या होगा, C होगा। अब यहाँ से हम लोग C का वैल्यू निकालेंगे तो C इक्वल टू क्या होगा, 6 3 18 माइक्रोफैरड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना आया जी, 18 माइक्रोफैरड आया। क्या आपका सही आंसर है, आपने बनाया है 18 माइक्रोफैरड, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला कि समानांतर प्लेट संधारित्रों में दूसरे प्लेट का कार्य क्या होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की मतलब समानांतर प्लेट क्या होता है कि सभी संधारित्र के पहले प्लेटों को, है ना, मान लेते हैं कि 3 को संधारित्र हमने लिया, C1 संधारित्र, C2 संधारित्र, C3 संधारित्र। सभी को प्लेट के जितने भी तीनों संधारित्र के प्लेट को किसी बिंदु A से जोड़ दीजिए, और सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़ दीजिए, और इसी क्रम में जोड़ने वाले और प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर प्लेट संधारित्र की मतलब क्या, संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन कहेंगे। तो बाबू पूछा गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दूसरे प्लेट का कार्य क्या है। तो दूसरे प्लेट का कार्य क्या करता है कि संधारित्र की दूसरी प्लेट वास्तव में पहले प्लेट के विभव को क्या करता है, निरंतर को कम करता है। निरंतरता को कम करेगा तो प्लेटों के बीच अधिक से अधिक क्या होगा, आवेश संचित होगा, इकट्ठा होगा, जिससे क्या होगा, धारिता को बढ़ाएगा। यानी दूसरे प्लेट का कार्य होता है क्या, धारिता को बढ़ाना, जो आप आराम से लिख सकते हैं। बोलिए बाबू, क्लियर हुआ।
100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन कर लीजिएगा, पूरा का पूरा आपको 100% दिलासा दिलाते हैं, गारंटी दिलाते कि आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए दो संधारित्र की धारिता क्या है, C1 और C2 है, तो इसको श्रेणी क्रम एवं समानांतर क्रम परिपथ में दर्शाइए। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन क्या बोला गया है बाबू, ध्यान रखिएगा, हमसे बोला गया है कि दो संधारित्र है C1 और C2, इसको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में आपको दर्शाना है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में आपको दर्शाना है। तो श्रेणी क्रम में हम क्या करने जा रहे हैं, दर्शाने जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला संधारित्र हो गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा संधारित्र हो गया। फिर अगर हम बात कर दुइये को ना करना है तो दुइये को कर रहे हैं। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे क्या होता है कि पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा इस प्रकार से ये हो गया। अब हमको दर्शाना है, अब हम क्या करेंगे बाबू, हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया। तो वो बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ क्या होगा, आई धारा जाएगा, यहाँ पे आई धारा जाएगा। ये C1 संधारित्र है, ये हमारा C2 संधारित्र है, तो इसके प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इसका V1 विभवांतर होगा तो इसका क्या होगा, V2 विभवांतर होगा, इसका V2। तो ये हमने क्या किया, श्रेणी क्रम दर्शा दिया। अब समानांतर क्रम में कैसे दर्शाइएगा, तो सभी संधारित्र के जितने भी संधारित्र है, दो को लेना है, ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 है, इनके सभी प्लेटों को, है ना, पहले प्लेटों को किसी बिंदु क्या करेंगे, A से जोड़ देंगे, और दूसरे प्लेट के सभी मतलब दूसरे संधारित्र के सभी प्लेटों को किसी बिंदु क्या करेंगे, B से जोड़ देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, विद्युत धारा I प्रवाहित होगा, I धारा तो प्रवाहित होगा, लेकिन बाबू क्या होगा, यहाँ तक आते आते बाबू इसमें I2 धारा चला जाएगा, इसमें I1 धारा जाएगा, और इसके प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है। और श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सीरीज के लिए फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। यानी 1 में CS इक्वल टू क्या होता है, 1 में क्या होता है, C1 प्लस 1 में C2 डॉट 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 1 में क्या होगा, CN प्रतिरोध, यानी अनंत जोड़ सकते हैं। समानांतर का क्या होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि C पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या होता है बाबू, याद रखना है कि C1 प्लस क्या होगा, C2 अब प्लस यहाँ पे C3 डॉट 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 CN, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो आप जितना लिखेंगे ना, एग्जामिनर को उतना खुशी होगा कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है और अच्छे से लिख के लाया है, अच्छा कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। बाबू क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड से आप क्या समझते हैं। तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है कि प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ऊपर बने रंगीन पट्टियों द्वारा सूचित करने वाले कोड को ही कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। इसके प्रतिरोध के मान को प्रदर्शित करने के लिए वर्ल्ड कोड यानी रंगीन पट्टियों के द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बाबू अगर बात किया जाए कि काला का मान कितना होता है 0, भूरा का मान 1 होता है, ऑरेंज का लाल का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का कितना हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। बाबू ये सब आपको पता ही है। इस प्रकार से ग्रे का कितना हो जाएगा 8, व्हाइट का कितना होगा 9, ये सब आपको पता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड कहते हैं। अगला 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार के 3 संयोजन को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। सुनिएगा सभी बच्चे, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे कि बाबू क्या बोला जा रहा है हमसे क्या बोला जा रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोध लेने हैं। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, ये पहला प्रतिरोध ले लिया है ना, ये हमने क्या कर दिया, पहला प्रतिरोध ले लिया है ना, हमने क्या किया बाबू, पहला प्रतिरोध ले लिया। इसी प्रकार से हमको 4 को लेना है। कितना लेना है बाबू, 4 को लेना है। पहला प्रतिरोध ले लिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा प्रतिरोध हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया। ये हमारा कितना हो गया, तीसरा प्रतिरोध हो गया। ये हमारा तीसरा प्रतिरोध हो गया। ये बाबू कितना है, चौथा प्रतिरोध है। ये हमने क्या किया, चौथा प्रतिरोध ले लिया। ठीक है, अब बाबू बोला जा रहा है कि 12 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो समानांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं कि सभी प्रतिरोध के पहले सिरों को किसी बिंदु क्या करेंगे, ए से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बिंदु ए से जोड़ दिया। और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हमने क्या किया, बिंदु बी से जोड़ दिया। तो बाबू यहाँ पे क्या करेंगे, इसे बिंदु बी से हम लोग जोड़ देंगे। तो बाबू यहाँ पे सबका कितना है, 12 ओम का सारा प्रतिरोध है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला जो प्रतिरोध है, ये जो R1 प्रतिरोध है, ये कितना है,
12 ओम का है। R2 प्रतिरोध कितना है 12 ओम का है। ये भी कितना R3 भी 12 ओम का है। R4 प्रतिरोध कितना है तो R4 प्रतिरोध भी कितना है 12 ओम का है। तो बाबू यहाँ पे सबसे पहले संयोजन की हम लोग क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे जोड़ लेंगे बाबू। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर क्रम फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधों के समानांतर क्रम संयोजन की फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/में क्या होता है R2 प्लस 1/में R3 प्लस क्या होगा 1/में R4 होगा। यानी बाबू 1/में RP लिखिए या मत लिखिए, R1 सबका 12 दिया है ना, तो 12 1/में क्या हो गया 12 प्लस 1/में कितना हो गया 12 प्लस 1/में कितना हो गया 12। यानी बाबू 1/में R इक्वल टू क्या होगा 12, 12 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, ऊपर में हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 4, यानी 4 में कितना हो गया 12। अब जब हम इसको कटाएंगे लाले तो कितना होगा 4 एकम 4, 4 3 12, यानी यहाँ पे हमारा क्या आया तो 1/में R इक्वल टू कितना आया तो ऊपर में 4 1/3, यानी R इक्वल टू कितना निकला जी 3 ओम निकला संयोजन का प्रतिरोध। संयोजन का प्रतिरोध कितना निकला बच्चे, आप कहेगा गुरुजी संयोजन का प्रतिरोध आपने निकाल दिया 3, संयोजन का प्रतिरोध कितना निकला 3। अब बाबू क्या बोला जा रहा है कि इस प्रकार से 3 को संयोजन श्रेणी क्रम में और जोड़ना है, यानी इस प्रकार से आपको क्या करना है कि 3 को और जोड़ना है। तो पहला हम बाबू बना दिए, फिर हमको क्या करना पड़ेगा इसी प्रकार से 3 को और बनाना पड़ेगा। थोड़ा सा समय दीजिए बाबू, कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम इसमें नहीं है, नहीं तो कॉपी पेस्ट हम कर देते हैं। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग किसी बिंदु ए से जोड़ देंगे, आप सही से बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसको किसी बिंदु ए से जोड़ देंगे और इसके सभी सिरों को क्या करेंगे किसी बिंदु बी से जोड़ देंगे। और सबका कितना है तो सबका आपको पता है कि इसका भी क्या है 12, इसका भी 12, इसका भी 12, इसका भी 12। ओम है तो ओम लगा दीजिएगा, है ना, ओम है तो ओम लगा दीजिएगा। फिर एगो और बनाना है तो एगो और हम लोग क्या करते हैं बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रतिरोध, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध, फिर क्या हो गया तीसरा प्रतिरोध, और ये हमारा हो गया चौथा प्रतिरोध। सभी प्रतिरोध के सभी सिरों को बिंदु ए से जोड़ दीजिए, हमने क्या किया जोड़ दिया। फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दीजिए, फिर सभी सिरों को क्या करिए बिंदु बी से आप लोग फटाक से कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा बिंदु बी हो गया। अब सबका प्रतिरोध कितना है बच्चों, तो सबका है 12 ओम, इसका भी क्या होगा 12 ओम, इसका भी 12 ओम, इसका भी क्या होगा 12 ओम, यानी सबका क्या आ रहा है 12 ओम। तो बाबू इसका हमने संयोजन का प्रतिरोध निकाला तो कितना आया 3 ओम आया, तो इसका भी कितना आएगा 3 ओम आएगा, इसका भी कितना आएगा 3 ओम आएगा। अब सबको किस में जोड़ना है समानांतर क्रम में जोड़ना है, सबको किस में जोड़ना है समानांतर क्रम में जोड़ना है। तो बाबू चलिए हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो बाबू याद रखना है कि R पैरेलल इक्वल टू क्या होता है, आप कहिएगा R1 प्लस, है ना, RS, श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है RS इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस क्या होता है R2 प्लस यहाँ पे R3 होता है। अब मान रख दीजिए, है ना, सीरीज में पूछा गया है सबका वैल्यू कितना है, तो आप कहेगा सबका वैल्यू 3 3 आया हुआ है, तो 3 प्लस यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 3 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा RS इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 9 ओम, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग इस प्रकार से इसको बनाइएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके परीक्षा के लिए, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले कितना 28 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है। तो प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, आपको अभी हमने बताया कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी प्रतिरोध को, है ना, जितने भी प्रतिरोध जोड़ना है, मान लीजिए कि हमको 3 गो प्रतिरोध जोड़ना है, तो सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमको मान लीजिए कि 3 गो प्रतिरोध को जोड़ना है, तो सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को, है ना, जो सिरा ए है ना, पहले सिरे को किसी बिंदु, ये मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, इससे जोड़ दीजिए, और सभी प्रतिरोध के दूसरे सिरे को क्या करिए किसी बिंदु बी से जोड़ दीजिए, किसी बिंदु बी से जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया इस प्रकार से जोड़ा, फिर हम इसमें क्या करेंगे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे, तो यहाँ से प्लस चार्ज, यहाँ से माइनस चार्ज, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है विद्युत धारा जा रहा है। अब यहाँ पे आते आते बढ़ जाएगा, यहाँ पे I1 धारा जाएगा, इधर I2 धारा जाएगा, और इधर क्या होगा I3, लेकिन प्लेट यहाँ पे प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर हमारा क्या रहेगा सेम रहेगा, ये R1 प्रतिरोध, R2 प्रतिरोध, R3। यानी बाबू श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है अगर हम बताना चाहें तो आप लिखिएगा कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी प्रतिरोध के जितने भी सिरे हैं
पहले सिरे को बिंदु ए से जोड़ दीजिए तथा दूसरे सिरे को क्या करिए, बिंदु बी से जोड़ दीजिए, और आगे भी अगर आपको प्रतिरोध लगाना है तो इसी प्रकार से जोड़ेंगे, जिसे हम लोग प्रतिरोधों का क्या कहते हैं बाबू, याद रखना है, समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है ना बाबू, 1 में आर पैरेलल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 में होता है R1 प्लस 1 में क्या होता है R2 प्लस 1 में R3 होता है, ये होता है, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो विद्युत वाहक बल हमने आपको अभी पढ़ा है ना, विद्युत वाहक बल आपको यही होता है जो आपको यहाँ पे विद्युत विभव जो होता है ना, उसी प्रकार से होता है विद्युत वाहक बल। यानी ये एकांक आवेश को किसी बिंदु परिपथ में लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, तो वो उसी को हम लोग विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे सूचित करते हैं, इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है। इसे Q से मतलब क्या, Q प्रवाहित आवेश करने पे सेल का विद्युत वाहक बल किया गया कार्य W है, तो विद्युत वाहक बल, इसको पढ़ा चुके हैं तो हटा देते हैं। चलिए नीला और पीला, ठीक है, नीला और पीला रंग के लिए बाबू, नीला और पीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा। तो नीला के लिए क्या होता है 6 होता है, पीला के लिए 4 होता है। देखिए ब्लैक के लिए क्या होता है 0, ब्राउन के लिए क्या होता है 1, रेड यानी लाल के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, पीला के लिए 4, ग्रीन के लिए 5, ब्लू के लिए 6, बैगनी के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए क्या होता है 9 होता है। तो बाबू ये आप लोग लिख दीजिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगला विभव मापी के 2 उपयोग लिखे, तो आप लिखिएगा विभव मापी के निम्नलिखित 2 उपयोग है। विभव मापी के मदद से हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल मापते हैं, और इसके मदद से किसी सेल का हम लोग आंतरिक प्रतिरोध का मान भी ज्ञात करते हैं। चलिए बच्चों, फ्यूज तार की 2 विशेषता। फ्यूज तार क्या होता है, तो परिपथ में हमको शॉर्ट सर्किट से बताता है, क्या करता है कि किसी परिपथ में हमको शॉर्ट सर्किट से बाबू क्या करता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। और ये जो फ्यूज तार बना होता है टीन और मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, टीन और लेड के मिश्र धातु से बना होता है, शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है ना। और बाबू इसका क्या होता है, प्रतिरोधकता निम्न होता है और चालकता उच्च होता है, ताकि इससे विद्युत धारा बिल्कुल अच्छी तरीके से पार कर जाए। यानी फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होना चाहिए, ताकि अत्यधिक धारा के प्रवाह के दौरान, ओवरलोडिंग के प्रवाह के दौरान जल्दी से पिघल जाए। फ्यूज तार का चालकता उच्च होना चाहिए और प्रतिरोधकता निम्न होना चाहिए, ताकि इससे अत्यधिक धारा क्या हो सके, प्रवाहित हो सके। तो ये 2 है जो आप याद रखिएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे याद रखिए। थॉमसन प्रभाव को बताइए और समझाइए। थॉमसन प्रभाव क्या है बच्चों, तो यहां देखिए, जब एक असमान रूप से गर्म चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी जब एक असमान रूप से गर्म चालक से हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो चालक में या तो ऊष्मा का अवशोषण होता है या तो उत्सर्जित होता है ना। जब हम लोग असमान गर्म चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो या तो ऊष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, या ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। इसी को हम लोग थॉमसन प्रभाव कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला ओम का नियम क्या है। ओम का नियम थोड़ा सा समझिएगा आप लोग सभी बच्चे, कि ओम का नियम क्या कहता है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम बाबू कहता है कि स्थिर विभवांतर पर, है ना, याद रखना है, स्थिर ताप पर, है ना, स्थिर ताप पर किसी चालक के दिए गए आवेश, यहां पे याद रखना है कि ये हमने बनाया है ओम। ओम का नियम आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आपने बहुत पहले से पढ़ा है ओम का नियम, ठीक है बाबू। याद रखना है कि हम यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, सबसे पहले ओम को नियम को जानते हैं कि नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी अगर हम आपसे बोले कि नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर, यानी नियत ताप का मतलब क्या होता है कि ये जो चालक है ना, इसके बाबू भौतिक जो हमारा अवस्था होगा, परिस्थितियों होगा, जैसे ताप दाब, है ना, भौतिक परिस्थितियां जैसे क्या हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो बाबू आपको पता है कि विद्युत धारा का प्रवाह किस प्रकार से होता है, धन से ऋण की तरफ होता है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाबू, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो बाबू यहां पे हमारा ओम का नियम क्या कहता है कि इस नियत ताप पर किसी चालक के दोनों छोरों के बीच का विभवांतर बाबू, उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। यानी V समानुपाती क्या होता है प्यारे बच्चों, I होता है। यानी V है तो V समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा
आर एगो कांस्टेंट लगाएंगे और आई हो जाएगा। अब यहां से प्रतिरोध का मान भी निकालना होगा तो आपका निकल जाएगा ना, यानी आर इक्वल टू क्या होगा, भी बटे में आई हो जाएगा। तो बाबू यहां पे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, यहां पे क्या हो गया, ओम का नियम हो गया। अगला क्वेश्चन कि आवेश वाहकों की गतिशीलता, आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होता है, तो आवेश वाहकों की गतिशीलता को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होता है, वी बटे में ई होता है। अब कहिएगा गुरुजी ये कौन सा डेफिनेशन है, अरे बबुआ इसी डेफिनेशन से, यही फॉर्मूला से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता क्या होता है, तो बाबू याद रखना है कि किसी आवेशित वाहक की अनुगमन वेग, यानी किसी आवेश वाहकों का अनुगमन वेग तथा आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं। यानी याद रखिएगा कि किसी यहां पे आवेश वाहकों का अनुगमन वेग भी और आरोपित वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू इसी को हम लोग आवेश वाहकों की गतिशीलता कहते हैं, जिसे म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। और म्यू इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन में ई होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता क्या होता है। विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी आप लोग यहां पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन कि विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, यहां पे आप लोग इसको लिख सकते हैं। यानी जिस प्रकार प्रतिरोध के व्युत्क्रम चालकता होता है उसी प्रकार से बाबू यहां पे प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी के इक्वल टू क्या होगा, 1/ρ, ये चालकता कहते हैं। उसी प्रकार से बाबू यहां पे याद रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी बाबू आपको पता है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके क्या होता है, लंबाई के समानुपाती होता है, और बाबू यही प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 1 मानिए, इसे समीकरण 2। जब दोनों को मिलाइएगा तो आर समानुपाती क्या होगा, एल बटे में ए होगा। अब बाबू यहां पे आर है तो आर समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, रो लगेगा एगो, और यहां पे क्या होगा, एल बटे में ए, यानी रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए बटे में एल होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यानी अगर हम यहां पे अब के का वैल्यू निकाले तो के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू क्या होगा, है ना, के इक्वल टू क्या होगा बाबू बताइए फटाफट से। एल बटे में क्या होता है, आर ए होता है, एल बटे में क्या होता है, आर ए होता है। अब आप लोग इसका मात्रक कैसे निकालिएगा, जैसे हमने अभी बताया कि के इक्वल टू क्या होता है, एल बटे में आर ए होता है, आर ए होता है ना। यानी विशिष्ट चालकता यानी कि के इक्वल टू क्या हो गया बाबू, एल बटे में आर ए हो गया। अब बाबू एक बात बताइए हमको, एक बात आप हमसे ये बताइए कि अगर हम एल की बात करें तो यहाँ पे एल क्या है, दूरी है, दूरी को किस में लिखते हैं, मीटर में। आर प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम है। क्षेत्रफल क्या है, मीटर, तो मीटर स्क्वायर होता है तो एम स्क्वायर। अब इसका मात्रक हम क्या निकाल सकते हैं, के इक्वल टू क्या होगा, ऊपर में क्या है, ओम जाएगा, ऊपर में क्या लग जाएगा, ओम इनवर्स लग जाएगा। अब मीटर में पहले से है कुछ भी नहीं होता है तो मान लीजिए कि पावर 1 होता है। अब मीटर के पावर -2 है, ऊपर जा +2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, तो वो -2 m में से एगो m घटेगा तो -1 m बचेगा। यानी के इक्वल टू क्या होगा, ओम इनवर्स अब मीटर इनवर्स क्या होगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और इसी पे रख के आप लोग बाबू क्या कर सकते हैं, बीमा निकाल सकते हैं। बीमा m इनवर्स और l के पावर -3, t के पावर 3 और a के पावर 2 होगा 100%। यही है विशिष्ट चालकता। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला दिए गए परिपथ का मान क्या होगा बाबू, ये क्या है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, सिग्मा आई इक्वल टू 0। अब सिग्मा आई इक्वल टू 0 क्या है, आपको हम बता देते हैं कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पे या बिंदु पे आने वाले और जाने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर हम 7 ये वाला, ये जो अंदर की तरफ आ रहा है इसको हम लोग I1 धारा माने, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है I2 धारा, ये बाहर की तरफ जा रहा है I3 धारा, इसको हम लोग I4 धारा मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, I5 धारा मान लेते हैं। ठीक है, तो बाबू सबका बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो बाबू यहाँ पे हम लोग के पास धारा कितना है, 5 गो है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, I1 धारा प्लस यहाँ पे I2 धारा प्लस यहाँ पे क्या होगा, I3 धारा प्लस यहाँ पे I4 धारा प्लस यहाँ पे क्या होगा, I5 धारा। ये क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग 0 होगा। अब देखना है कि इसमें से कौन कौन सा धारा आ रहा है, कौन कौन सा धारा जा रहा है। अब 7 एम्पियर की धारा आ रही है, I1 धारा क्या हो रहा है, 7 एम्पियर की आ रही है, प्लस में लिखेंगे। I2 धारा 5 एम्पियर का आ रहा है, प्लस में लिखेंगे। I3 धारा जा रहा है तो I3 धारा को हम लोग माइनस में लिखेंगे, और इसका मान कितना दिया है, सिर्फ I दिया है तो I लिखेंगे। ठीक है, I4 धारा क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है तो प्लस में 2 एम्पियर लिखेंगे, और I5 धारा बाहर जा रहा है तो इसमें हम लोग लिखेंगे 3 एम्पियर, और ये बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे 7 5 12 प्लस प्लस वाला को जोड़ लीजिए, 7 5 12 12 गो, अब 12 गो और 2 गो है ना, 14 गो है ना, यानी 14 एम्पियर की धारा आ रही है, और जाने वाला कितना है, -3 एम्पियर, और यहाँ पे क्या
माइनस आई एम्पियर, माइनस आई एम्पियर बराबर को उधर 0। हम क्या कर देते हैं, आई को उधर बराबर को उधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, यानी 14 एम्पियर में से 3 एम्पियर घटाएंगे, कितना हो जाएगा 11 एम्पियर बराबर क्या होगा आई, क्योंकि आई माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू कितना निकला 11 एम्पियर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। बहु फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि यह एक दूसरे पे लंब हो, हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाए कि यह एक दूसरे पे लंब हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता हो, जो यहाँ पे तर्जनी उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखलाता हो, और जो मध्यम उंगली हो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दिखलाता हो, इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। फिर से सुनिएगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है कि हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक तीनों क्या हो, एक दूसरे पे लंब हो, जिसमें अंगूठा बाबू बल की दिशा को दर्शाता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता हो, और ये जो मध्यम उंगली हो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता हो, इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। आप लिखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ के तर्जनी मध्यमा अंगूठा को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि यह तीनों एक दूसरे पे क्या हो, परस्पर लंब हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को इंगित करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और मध्यम उंगली चालक में विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो, इसी को हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम देख लेते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे पे क्या हो, लंब हो। ये वाला तो लिखना ही लिखना है कि हम अपने दाहिने हाथ के 3 उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे पे लंब हो, जिसमें अंगूठा मोशन, मोशन का मतलब गति की दिशा को इंगित करता हो, मोशन का मतलब क्या, अंगूठा गति की दिशा को इंगित करता हो, जो तर्जनी उंगली हो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करता हो, और जो मध्यम उंगली हो वह प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो, उसी को हम लोग दाएं हाथ का नियम कहते हैं। यानी लिखिएगा कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं, तो अंगूठा चालक की गति को, हमने क्या कहा, मोशन, गति को इंगित करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की ओर इंगित करता हो, और मध्यम उंगली प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता हो, प्रेरित धारा की दिशा को इंगित करता हो, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो यहां पे प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात होती है, तो पहला लेंज के नियम से और दूसरा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। इसलिए बाबू दोनों ऑप्शन हम टिक मारते हैं, ठीक है, इसीलिए हम आपको दोनों ऑप्शन बताते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल क्या होता है, सिंपल सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। लॉरेंज बल क्या है, तो बाबू एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, याद रखना है ये क्या है हमारा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पे लगने वाला बल है ना। जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, मान लेते हैं कि बाबू यहाँ पे क्या है, कोई आवेशित कण है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है बाबू, बी है, इसमें कोई आवेशित कण गति कर रहा है, तो इस पे बाबू क्या कर रहा है, भी वेग से अगर गति कर रहा है ना, ये भी वेग से गति कर रहा है, तो इस पे एक बल कार्य करेगा, और इसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंज बल के नाम से जानते हैं। यानी जब कोई यहाँ पे आवेशित कण क्या कर रहा है, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है, तो इस पे एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम लोग कहते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है, F = क्या होता है, QVB, लिखिएगा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये इसका क्या होता है लाडलो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसे आप लोग याद रखिएगा। बाबू लॉरेंज बल को हम लोग विद्युत चुंबकीय बल के भी नाम से जानते हैं, लॉरेंज बल को विद्युत चुंबकीय बल के भी नाम से जानते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भी वेग से गति करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। अब बाबू सदिशीय रूप लिखना हो तो F = क्या होगा, Q वेक्टर V क्रॉस क्या होगा, वेक्टर B होगा। ये इसका सदिशीय रूप होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चा पार्टी, हो गया ना क्लियर, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। यानी जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो आवेशित कण पर एक कार्यकाली बल कार्य करता है, जिसे लॉरेंज बल या इसी को चुंबकीय बल भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ जाइए कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये मान लेते हैं कोई चालक तार है, अगर इसमें हम लोग आई धारा प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों तरफ क्या होता है,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये किसने बताया? ओस्टर्ड ने बताया। ओस्टर्ड से पूछा गया कि इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये नहीं बता पाए। तो इसके लिए बाबू दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला दिया है ना। उस फॉर्मूला का नाम क्या है? तो वो फॉर्मूला हमारा कौन सा है? बायो और सेवट आए, वो फॉर्मूला दिए क्या? dB इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन में होता है 4 पाई इंटू यहाँ पे याद रखना IDL है ना, होता है साइन थीटा बटे क्या होगा आर स्क्वायर। यही फॉर्मूला इन वैज्ञानिकों ने दिया था। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि अनंत लंबाई का एक चालक तार लिया। ये जो चालक तार इन्होंने लिया है ना, अनंत लंबाई का, एकदम अनंत बड़का चका अनंत लंबाई का चालक तार लिया, और इसमें क्या किया इन्होंने? विद्युत धारा आई प्रवाहित किया। क्या किया बाबू? इसमें विद्युत धारा इन्होंने आई प्रवाहित किया। तो बाबू अनंत लंबाई का चालक तार है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अनंत लंबाई का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी चालक तार में विद्युत धारा को देते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अनंत लंबाई का चालक तार है तो बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे तीव्रता ज्ञात करने में दिक्कत होगी। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि इस अनंत लंबाई का एगो अल्पांश हिस्सा लेते हैं, छोटा सा एगो हिस्सा लेते हैं, चालक तार का छोटा सा हिस्सा यानी DL लंबाई लेते हैं। अब इस अल्पांश लंबाई के कारण बाबू उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है बाबू क्या होगा? अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी अल्पांशी होगी। तो इससे r दूरी पर यहां पे कोई बिंदु P है, अब इस पे क्या हुआ? अल्पांश यानी dB है ना, इस पे क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है ना। अल्पांश लंबाई के कारण बिंदु P पे क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। तब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB समानुपाती होता है इसमें प्रवाहित धारा के, यानी धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? I। इसे इन्होंने समीकरण 1 माना। फिर इन्होंने क्या कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता क्या है? हमारा dB है। ये बाबू अल्पांश लंबाई के समानुपाती होता है। तो अल्पांश लंबाई अगर ये A है और B है तो ये अल्पांश लंबाई क्या है? हमारा DL है, इसके समानुपाती होता है। इसे समीकरण उन्होंने 2 माना। फिर इन्होंने क्या कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है dB, ये बाबू अल्पांश लंबाई और बने बिंदु P के बीच के कोण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्गों के। यानी अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये बाबू यहाँ पे अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच की दूरी के r के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे समीकरण 3 कहा। फिर इन्होंने कहा कि अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? dB, और ये समानुपाती होता है अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच बने ज्या कोण, यानी क्या? ज्या का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा के। तो साइन थीटा के ये बराबर होता है। अब इन्होंने क्या किया? इन सबको जोड़ा। अब जोड़ के इस प्रकार से निकाला। हम आपको बताते हैं कैसे। आपको लिखना कैसे है कि बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? देखिए, तो ये अल्पांश लंबाई है, इसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB ना उत्पन्न हुआ है। तो ये हर लाइन में लिखना है, dB समानुपाती क्या होगा? अल्पांश लंबाई के, है ना बाबू। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो धारा I बह रहा है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अल्पांश लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समानुपाती होता है किसके? तो ध्यान में रखना है कि अल्पांश लंबाई के, तो DL हो गया, यहाँ पे समीकरण 2 मान लिए। और ये क्या होगा? अभी पीछे समझाया, dB समानुपाती क्या होगा? 1/r²। इसे समीकरण T। और यहाँ पे dB समानुपाती क्या होगा? साइन थीटा। इसको समीकरण क्या माना? तो बाबू 4 माना। और सब समीकरण को जब मिलाया गया, सुनिएगा यहाँ पे, जब सभी समीकरण को मिलाया गया, यानी यहाँ पे हमारा समीकरण क्या आया? ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। पहले dB समानुपाती I समीकरण आया, ये समीकरण 1 है ना। फिर क्या आया? dB समानुपाती क्या आया बाबू? यहाँ पे DL आया, अल्पांश लंबाई के, इसे समीकरण 2 माना हमने। फिर बाबू ये जो dB है ये समानुपाती किसके था? तो आप कहिएगा 1/r² के था, इसे हमने समीकरण 3 मान लिया। फिर ये जो हमारा dB था ये बाबू क्या था? ज्या कोण, अल्पांश लंबाई और बिंदु P के बीच ज्या कोण यानी साइन थीटा के बराबर था, इसे हमने समीकरण 4 माना था। ठीक है, अब हम लोग बाबू क्या करेंगे? अब हम लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे। क्या करेंगे बाबू? कि समीकरण 1 2 3 4 को मिलाएंगे। क्या बाबू क्या करेंगे? समीकरण 1 2 3 तथा 4 को मिलाने पर, तथा 4 को मिलाने पर क्या लिखेंगे बाबू? 4 को मिलाने पर
जब हम इसको मिलाएंगे बाबू तो हमारा dB सब में समान है, तो हमारा क्या होगा, dB समान होगा। इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब यहाँ पे सॉरी इक्वल टू नहीं है, समानुपाती है, तो हम लोग क्या देंगे, समानुपाती। आई है तो आई, डीएल है तो डीएल, साइन थीटा है तो बाबू साइन थीटा, आर स्क्वायर नीचे है ना, तो हम क्या कर देंगे, आर स्क्वायर नीचे कर देंगे। अब बाबू एक बात आप हमको बताइए, ये जो हमारा डीबी है तो डीबी तो हो गया, समानुपाती हटेगा, इक्वल टू लगेगा, कांस्टेंट लगाते हैं इसमें, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है ना, इनटू यहाँ पे क्या होगा, आई है तो आई, डीएल है तो डीएल, साइन थीटा है बच्चों तो साइन थीटा, अब बटे में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। क्या यही था, क्या इसी को प्रूफ करना था क्या, तो हाँ बाबू इसी को प्रूफ करना था, और इसको हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। इसी को प्रूफ करना था ना, देखिए इसको हमने प्रूफ कर दिया, इसी को प्रूफ करना था ना, देखिए यहां पे इसी को प्रूफ करना था ना, यहां पे प्रूफ हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला, संट के दो उपयोग निम्नलिखित है, यानी संट के दो उपयोग कौन कौन से होते हैं, तो संट के दो उपयोग बाबू ध्यान में रखना है कि संट के दो उपयोग कौन कौन से हो जाएंगे। तो संट किसे कहते हैं, तो जब हम लोग बाबू समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को लगाते हैं तो उसी को संट कहते हैं। संट का प्रयोग से क्या होता है, धारा मापी की सुग्राहिता क्या होती है, घटती है। संट के प्रयोग से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है, और इससे कोई भी खतरा हो गैल्वेनोमीटर को टूटना से बचाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप लिख सकते हैं इसका उपयोग सुग्राहिता मतलब क्या, सुग्राही विद्युत धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को नुकसान से बचाने के लिए किया जा सकता है, और संट के उपयोग से धारा के विभक्त किया जाता है तथा संट के मान को बदलकर धारा मापी के परास को बढ़ाया जा सकता है। और आप लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, कोई छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक में मान लेते हैं कि एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। बाबू क्या होता है कि चुंबक से उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, दक्षिण ध्रुव पे क्या होता है, जाके समाप्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और क्या होता है, दक्षिण ध्रुव पे जाके क्या होता है बाबू, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से निकलता है ना, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे क्या होती है, जाके समाप्त हो जाती है। तो अगर हम इसके पास कोई अन्य चुंबक लाएंगे तो या तो इसे आकर्षित करेगा या तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि समान ध्रुव में क्या होता है, अब हमने आपको पढ़ा दिया है कि समान ध्रुवों के बीच, है ना, समान क्या होगा, ध्रुवों के बीच क्या होगा कि क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। बाबू क्या होगा, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा, और असमान ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुव, है ना, अलग अलग ध्रुवों के बीच क्या होता है, असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, आकर्षण होता है, आकर्षण। यानी आप बताइए कि ये हमारा कोई चुंबक है, अब इस चुंबक के नजदीक कोई अन्य चुंबक लाएंगे तो या तो इसे आकर्षित करेगा या तो इसे ये प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। या आप लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबक लाने पे या तो इसे आकर्षित करे या तो इसे प्रतिकर्षित करे, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या दूसरा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण विस्थापित होता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है। तो एम्पियर का परिपथ नियम भी बाबू याद रखने की तीव्रता के लिए ही दिया गया। एम्पियर का परिपथ नियम क्या है, सिंपल सी बात है कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि एक, मान लीजिए कि ये कोई चालक है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये मान लीजिए कि एक चालक है। तो चालक तार में बाबू अगर आई धारा प्रवाहित हो रहा है तो आई धारा प्रवाह के कारण बाबू क्या होगा कि इसमें चारों तरफ क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना, क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो ये अल्पांश लंबाई डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना, यहाँ पे अल्पांश लंबाई डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है डीबी, ये अल्पांश लंबाई डीएल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है डीबी। तो ये बाबू एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित मतलब क्या, धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी, इसका पृष्ठीय समाकलन, इसमें प्रवाहित धारा यानी आई नोट के क्या होता है, म्यू नोट गुना होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। अभी आपको ये याद हो जाएगा कैसे, इस फॉर्मूले से इस डेफिनेशन को याद रखिएगा कि जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, डीबी, इसका पृष्ठीय समाकलन, उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है।
जब भी हम किसी चालक तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा के म्यू नॉट गुना होता है, यानी आई इंटू क्या होगा बाबू, म्यू नॉट हो जाएगा या म्यू नॉट आई हो जाएगा, जिसको हम लोग एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। इसको बाबू हमने प्रूफ करा दिया है, आप देख लीजिएगा। यानी किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न बंद चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन उसमें प्रवाहित धारा की क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों की आमीटर किसे कहते हैं, तो आमीटर क्या होता है, तो बाबू याद रखिएगा कि आमीटर क्या करता है, धारा को मापता है, जिसको परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में लगाते हैं। सिंपल सी बात, आमीटर क्या है, धारा मापने वाला एक यंत्र है जिसको हम लोग परिपथ में श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। लिखिएगा कि यह यंत्र जिसके द्वारा विद्युत धारा मापन किया जाता है, अर्थात जिस यंत्र से धारा मापी जाती है उस यंत्र को हम लोग आमीटर कहते हैं। इतना भी लिख दीजिएगा चलेगा। आमीटर के द्वारा विद्युत परिपथ को एम्पियर में मापी जाती है। आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह एक प्रकार का धारा मापी होता है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो संपूर्ण धारा इस आमीटर से ही होकर गुजरती है। तो ये आमीटर के बारे में इतना आप लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा हम बैटरी चेंज कर लेते हैं बाबू, ठीक है, थोड़ा सा हम बैटरी चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बैटरी थोड़ा सा डाउन हो गया था। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब बाबू आ जाइए कि विद्युत, यहाँ देखिए, विद्युत चुंबक तथा अस्थायी चुंबक के बीच दो अंतर लिखे। तो विद्युत चुंबक क्या होता है बाबू, विद्युत चुंबक नरम लोहा का बना होता है ना, अस्थायी चुंबक स्टील का बना होता है। जो विद्युत चुंबक होता है ना, इसकी दिशा हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं, जबकि जो अस्थायी चुंबक है इसकी दिशा परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आप दो को पूछा गया है, आप लिख दीजिएगा कि विद्युत चुंबक क्या होता है। 3 को पूछेगा, 4 को, कि विद्युत चुंबक बाबू क्या होता है कि यह अस्थाई होता है और नरम लोहा का बना होता है। यह क्या होता है कि अस्थाई प्रकृति का होता है, यानी ये इसको हम लोग बदल सकते हैं। ये अस्थाई होगा विद्युत चुंबक और अस्थाई चुंबक अस्थाई प्रकृति का होता है। इसकी चुंबकीय दिशा परिवर्तित हो सकती है, इसकी चुंबकीय दिशा अपरिवर्तित होती है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नरम लोहा का बनाया जाता है या स्टील का बनाया जाता है। तो आप लोग लिख दीजिएगा। अगला कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदलेंगे, जिसे शंट कहते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे बदला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर आमीटर में बदल जाता है। समानांतर क्रम में यहां पे याद रखना है कि ये हमारा क्या है, समझिए गैल्वेनोमीटर है। तो बाबू गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, तो समानांतर क्रम में क्या करेंगे, निम्न प्रतिरोध को जोड़ेंगे। ये एस हमारा निम्न प्रतिरोध है, ये समानांतर क्रम में हमने क्या किया, निम्न प्रतिरोध को जोड़ दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हमारा आमीटर में बदल गया। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में, है ना, बहुत कम प्रतिरोध के एक मोटे तार को शंट के रूप में जोड़ा जाता है, तो आमापी के रूप में व्यवहार किया जा सकता है। फिर एक मानक यंत्र मिलाकर गैल्वेनोमीटर के स्केल को एम्पियर के आंशिकता करने, मतलब क्या, आकांक्षित कर लिया जाता है। ये थोड़ा सा अजीब डेफिनेशन है, लेकिन आप लोग जो हम बताएं वो लिख लीजिएगा। अगला गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे, तो लिख दीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर में वोल्टमीटर में बदलना है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में आप कैसे बदलेंगे, तो गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए आपको श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगाना पड़ेगा। लिखिएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे, जिससे गैल्वेनोमीटर क्या होगा बाबू, वोल्टमीटर में बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के दो व्यवहारिक गुणों में अंतर स्पष्ट करें। यानी अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसके दो गुणों को लिखें। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन वही प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और नेगेटिव में होती है। यानी इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान क्या होगा, 1 से कम होता है और ऋणात्मक में भी होता है। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र में दिशा में हल्के से चुंबकत होते हैं। यानी ये पदार्थ को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्षेत्र की दिशा में हल्के से क्या होंगे, चुंबकित होंगे। और ये क्या होता है, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होता है, हल्का सा चुंबकित होता है। बाबू क्षेत्र के विपरीत दिशा में
चुंबकीय अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? धनात्मक होता है, भले कम होता है लेकिन धनात्मक, लेकिन इसकी प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 1 से कम, और निगेटिव में होता है, ऋणात्मक में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया। चलिए, विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में बाबू देखिए, अभी हमने बताया उसमें 2 ही था लेकिन इसमें ज्यादा है। विद्युत चुंबक को आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है, लेकिन इसको आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकदम नियत रहती है, नहीं बदला जा सकता है। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवता नियत रहती है ना। विद्युत चुंबक नरम लोहा का बनाया जाता है जबकि ये स्टील का। ये पूरा आपको ये दोबारा मिल गया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं, है ना। एक क्षण चुंबक है, इसकी अक्षीय स्थिति को और निरक्षीय स्थिति को समझाइए। ये मान लीजिए कि बाबू ये हमारा क्या है? क्षण चुंबक है। अब क्षण चुंबक में बाबू क्या है? ये N ध्रुव है, ठीक है, और ये हमारा क्या है? S ध्रुव है। तो इसकी अक्षीय स्थिति क्या होती है कि इसके अक्ष के लंबवत, है ना, इसके अक्ष के समानांतर, है ना, इसके अक्ष के समानांतर अगर कोई बिंदु P है ना, कोई बिंदु P है तो इस पे इसके क्या होगा? अक्षीय स्थिति होगा। अक्षीय स्थिति में अगर बात किया जाए कि किसी चुंबक का अक्षीय स्थिति हमसे क्या बोला गया? सबसे पहले अक्षीय बोला गया है। तो अक्षीय स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, यानी अक्षीय स्थिति पहले पढ़ लेते हैं कि क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाले सरल रेखा पर कोई भी बिंदु अक्षीय स्थिति कहलाती है, जिसका मान क्या होता है? अक्षीय, है ना बाबू, याद रखना है। अक्षीय पे मान क्या होगा? अक्षीय स्थिति में मान क्या होता है बाबू? होता है म्यू0 अपॉन में, याद रखना है 4 पाई इंटू यहाँ पे 2m बटे में क्या होता है? RQ होता है। ये अक्षीय स्थिति होता है। ये बाबू क्या होता है? किसी क्षण चुंबक का अक्षीय स्थिति का व्यंजक होता है, ध्यान में रखना है। निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि क्षण चुंबक के केंद्र से अक्ष के लंबवत, यानी याद रखना है कि ये मान लेते हैं हमारा क्या हो गया? क्षण चुंबक हो गया। क्षण चुंबक के हमारा यहाँ पे N ध्रुव हो गया और ये हमारा S ध्रुव हो गया। तो इसके अक्ष के लंबवत, लंबवत का मतलब क्या? इसके अक्ष के लंबवत, इस प्रकार से अक्ष के लंबवत होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? निरक्षीय स्थिति कहेंगे, है ना। तो निरक्षीय स्थिति में बाबू यहां पे याद रखना है कि अगर निरक्षीय पूछेगा, निरक्षीय स्थिति में जो होता है ना, है ना, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? आप कहिएगा म्यू0 अपॉन में क्या होगा? 4 पाई इंटू ओनली m बटे में RQ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ले लीजिए। चले, चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। चुंबकीय विभव को Vm से सूचित किया जाता है, यानी चुंबकीय विभव क्या होता है? Vm। चुंबकीय विभव क्या होता है? Vm इक्वल टू क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। चुंबकीय विभव क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में इकाई उत्तरी ध्रुव को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है, चुंबकीय विभव। यानी बाबू याद रखना है, चुंबकीय विभव W इक्वल टू क्या? W बटे में M होता है। यानी चुंबक के कोई उत्तरी ध्रुव को, सुनिएगा, चुंबकीय विभव किसे कहते हैं? तो किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, ठीक है, ध्रुव क्या है? M है। दक्षिणी ध्रुव भी M होता है, उत्तरी ध्रुव भी M ही होता है। किसी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, है ना, अनंत से किसी, बाबू याद रखना है कि अनंत से बाबू किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करेंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? चुंबकीय विभव कहेंगे, याद रखिएगा। अगला कि क्रांति कोण को परिभाषित करें और इनके शर्तों को लिखें। क्रांति कोण क्या होता है? जैसे आपको हम बता दें कि क्रांति कोण क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये हमारा क्या है प्यारा बच्चों? माध्यम है, ठीक है, हमारा ये क्या है? माध्यम है। मान लेते हैं कि नीचे का माध्यम क्या है बाबू? यहाँ पे सघन, जब प्रकाश की किरणें किससे जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में। ये हमारा क्या है? सघन माध्यम है ना, सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है? विरल माध्यम है। सघन माध्यम किसे कहते हैं? वैसे माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल स्लो हो, जैसे कांच हो गया और हमारा जल हो गया, जिसमें प्रकाश का चाल कम होता है। विरल माध्यम वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों? यहाँ पे ज्यादा होती है, जैसे वायु और या निर्वात। जो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है ना, और जिस बिंदु पे पड़ती है उस पे क्या खींचा जाता है लाडलो? तो आप कहिएगा कि उस पे गुरुजी अभिलंब खींचा जाता है। तो जिस बिंदु पे पड़ती है उस पे क्या खींच दिया हमने? अभिलंब खींच दिया। तो ये क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण बाबू क्या होता है? आपको पता है कि ये हल्का सा क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। अभिलंब से क्या होगा? दूर हटेगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ेगा। अपवर्तन कोण का क्या होगा बच्चों? मान बढ़ेगा। यानी आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रांति कोण। ये हमारा आपतन कोण था और ये हमारा क्रांति कोण हो गया IC। और ये हमारा क्या हो गया बाबू? ये परिवर्तन कोण था और ये हमारा क्या हो गया? क्रांति कोण। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पूछा जाएगा कि क्रांति कोण
को परिभाषित करें और इसके शर्तों को लिखे तो क्रांति कोण क्या होता है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांति कोण कहते हैं। यानी आप पूरा लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। यानी आपतन कोण के लिए वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्या कहलाएगा, क्रांति कोण कहलाएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे इसका शर्त क्या है कि क्रांति कोण के लिए प्रकाश किरणें सघन से विरल की तरफ, प्रकाश की किरणों को सघन से विरल रखना पड़ेगा तभी अभिलंब से दूर हटेगी, नहीं तो विरल से सघन आएगा तो अभिलंब की तरफ झुकेगी तो क्रांति कोण नहीं होगा। इसलिए शर्त यह है कि सघन माध्यम से प्रकाश को विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, इसके शर्तों को लिखे। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले प्रकाश का मान लीजिए कि क्या होता है, ये मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा नीचे वाला माध्यम सघन माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल स्लो है, और ऊपर वाला माध्यम क्या है, विरल माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, बच्चों सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से क्या हुआ, विरल माध्यम में जाती है तो जिस पे पड़ता है उस पे अभिलंब खींचा जाता है ना। तो आप कहिएगा जी गुरुजी, तो हमने क्या कर दिया कि जिस पे पड़ा उस पे हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। क्या खींच दिया बाबू, अभिलंब खींच दिया। ठीक है बाबू, तो ये किरणें क्या होती हैं, आपको पता है ना कि ये जो किरणें हैं ये क्या होती हैं, ये अभिलंब से हल्का सा दूर हटती है। ठीक है, अभिलंब से क्या हुआ, दूर हट गया। ठीक है, ये क्या हुआ, अभिलंब से दूर हट गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं। तो हमने क्या किया, आपतन कोण का मान बढ़ाया, तो ये क्या हुआ बच्चों, अपवर्तन कोण का भी मान क्या हुआ, बढ़ गया। आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आपतन कोण का हमने मान बढ़ाया तो वो अपवर्तन कोण का मान बढ़ गया। तो आपतन कोण का वह मान, अब सुनिएगा यहाँ पे, अब आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या होगा, अब ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रांति कोण कहेंगे, है ना। अब इसके लिए 90 डिग्री हो रहा है, क्रांति कोण। अब क्रांति कोण से भी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे। अब क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखिएगा कि अब क्रांति कोण से भी ज्यादा आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो किरणें जिस माध्यम में गई, किरणें उसी माध्यम में लौट के वापस आ गई। तो इसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी याद रखना है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है एवं आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो जाता है। अब क्रांति कोण तो ये है IC, है ना, क्रांति कोण। अब क्रांति कोण से बड़ा किए तभी तो किरणें उसी माध्यम में आ गए, तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसके लिए शर्त क्या है, तो प्रकाश किरणों को हमेशा सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए और आपतन कोण का मान कभी भी ज्यादा होगा किससे, क्रांति कोण से, क्योंकि क्रांति कोण के लिए 90 डिग्री होता है तो ज्यादा होगा तभी किरणें क्या होंगी, उस माध्यम में लौटेंगी। अब देखिए पोलराइड क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो पोलराइड क्या होता है, एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, सूर्य है। अब इससे हमारा क्या निकल रहा है, प्रकाश किरणें निकल रही है। तो ये प्रकाश किरणें क्या होंगी, अध्रुवित प्रकाश किरणें होंगी। लेकिन अगर हम इसमें क्या कर देते हैं कि पोलराइड लगा देते हैं तो ये प्रकाश क्या होगी, समतल ध्रुवित हो जाएगी। यानी लिखिएगा कि पोलराइड एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित क्या करते हैं बाबू, प्रकाश उत्पन्न किया जा सकता है। और उपयोग की बात करें तो पोलराइड का उपयोग चश्मे में भी करते हैं, बाहर से आने वाली तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने में, रेलगाड़ियों में एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, पोलराइड लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रूस्टर का नियम क्या है। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है बाबू, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में भी 5 नंबर में भी। ब्रूस्टर का नियम कहता है कि बाबू ये बोलता है कि ब्रूस्टर का नियम, किस नियम के अनुसार किसी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण के IP के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। यानी किसी ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है। यानी tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan IP। यानी बाबू क्या होता है, किसी ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या μ tan IP के बराबर होता है, tan IP के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम बाबू प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारी अध्रुवित प्रकाश आ रही है और बाबू जिस पे टकराता है उस पे क्या खींचा जाता है, अभिलंब खींचा जाता है, और ये क्या हो रहा है, अभिलंब की तरफ झुक रहा है। क्योंकि बाबू यहाँ पे याद रखना है कि विरल से सघन की तरफ आ रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, अभिलंब से दूर नहीं जा रहा है। अब बाबू यहाँ पे अगर ये माध्यम पारदर्शी नहीं होता तो ये माध्यम जिस प्रकार से किरणें आती है टकरा के उसी दिशा में लौट जाती जिससे प्रकाश का परिवर्तन होता। ठीक है, तो बाबू ये हमारा क्या है, आपतन कोण है I, तो ये हमारा
हमारा क्या होगा, परिवर्तन कोण आई आर। चूंकि आपने पढ़ा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये भी आई पी होगा, ये भी हमारा क्या होगा, आई पी होगा। ठीक है, और ये हमारा क्या अभिलंब और बाबू आपतन कोण परिवर्तन कोण के बीच को क्या करते हैं, परिवर्तन किरण को बीच के कोण को क्या करते हैं, परिवर्तित किरण, जिसे आर कहेंगे। बाबू सबसे पहले लिखिएगा इसको प्रूफ करने के लिए, सबसे पहले स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। बाबू स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है म्यू इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर। साइन आई बटे में क्या होता है बच्चों, साइन आर होता है। चूंकि म्यू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू तो पता है, साइन आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू कितना है, आई पी दिया है, तो हम लोग आई पी लिख देंगे। चूंकि साइन आर का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। अब साइन आर का वैल्यू, अब यहां से इस आर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, तो देखिए ये हमारा क्या है, एक अभिलंब है। अब बाबू यहाँ पे एक सीधी सरल रेखा में ये वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा, आप कहिएगा ये वाला कोण जो बनेगा ना, अगर लंब होगा तो 90 और ये पूरा होता है 180, अब पूरा बन गया तो 360 डिग्री बनता है। आधा में कितना बनता है, 180, तो ये पूरा है, तो इसमें ये पूरा ये जो यहां से यहां तक कोण बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो इसमें कौन कौन सा कोण आएगा, कोण आईपी आएगा। अब देखिए इस रेखा पे ये क्या है, लंब है, तो लंब में कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बाबू ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये जो सीधी रेखा है इस पे ये लंब है, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। आप कहिएगा बिल्कुल। और ये क्या है, कोण आर। यानी बाबू अगर हम बात करें तो अगर हमको कोण आर का वैल्यू निकालना है तो यहां पे क्या आ रहा है, कोण आई पी प्लस कोण यहां पे 90 डिग्री प्लस कोण आर मिला के तब जाके 180 डिग्री का हो रहा है। तो हमको कोण आर का वैल्यू निकालना है। तो बाबू सबसे पहली बात कि यहां पे कोण आई पी प्लस कोण आर इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री में से 90 डिग्री घटा लीजिएगा तो कोण आई पी प्लस आर इक्वल टू कितना निकलेगा, 90 डिग्री निकल जाएगा। अब यहां से कोण आर इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस है ना, 90 डिग्री माइनस क्या होगा, 90 माइनस यहाँ पे क्या होगा, आईपी हो जाएगा, तो आईपी। अब यहाँ पे आर का वैल्यू क्या निकला, 90 माइनस आईपी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। यानी स्नेल के नियम से हमने क्या पढ़ा था, साइन आई बटे में साइन यहाँ पे क्या पढ़ा था बच्चों, आर। यानी यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बटे में क्या होता है बच्चों, साइन आर होता है। ये आपने पढ़ा, ठीक है, स्नेल के नियम से। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। यानी म्यू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू क्या है, आई पी है। अब बाबू देखिए यहाँ पे अगर आप बात करें तो साइन आई का वैल्यू कितना है, ये बाबू क्या है, आपतन कोण है ना, तो साइन आई का वैल्यू आई पी है। आर का वैल्यू हमने कितना निकाला, 90 माइनस आई पी। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस आई पी लिखेंगे, आर का वैल्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, है ना, 90 माइनस आर। साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, 90 माइनस है ना, 90 डिग्री माइनस आर हो जाएगा। तो बाबू यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन आई पी है ना, बाबू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है ना, साइन 90 माइनस यहाँ पे आई पी ना होगा जी, यहाँ पे आई पी लिखिए, आई पी साइन 90 माइनस आईपी है ना, क्या होगा, साइन 90 माइनस आईपी। बाबू याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, साइन आईपी है ऊपर में, तो साइन आईपी हमने क्या किया, लिख दिया। अब बाबू साइन 90 माइनस आईपी क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, और थीटा की जगह पे क्या है, आईपी है तो आईपी। यानी म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन बाई कॉस क्या होगा, tan, और आईपी है तो आईपी। यही प्रूफ करना था क्या हमको, बिल्कुल, कि बाबू ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होती है, म्यू इक्वल टू tan आईपी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, प्रकाशीय फाइबर एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रकाश ऊर्जा को बिना किसी तीव्रता में हानि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेरित किया जा सकता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पे कार्य करता है। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना बच्चों, ये किस पे कार्य करता है बाबू, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग चिकित्सा जांच में भी किया जाता है और प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक समान आवृत्ति की तरंगे बाबू क्या होती है, समान दिशा में अध्यारोपित होती है, तब यह घटना क्या कहलाता है, व्यतिकरण की घटना कहलाती है। विवर्तन क्या कहलाता है कि जब प्रकाश की तरंग वायुमंडल के कण के साथ है ना संपर्क करती है तो कोनों से मुड़ जाती है। यानी बाबू प्रकाश की तीखी कोण से मुड़ने की घटना क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाता है। विवर्तन फ्रिंजे समान या असमान चौड़ाई के हो सकते हैं, लेकिन विवर्तन पट्टिया कभी भी एक चौड़ाई की नहीं हो सकती है। चले यहां पे तरंग के अध्यारोपण से ये क्या होता है, जब अध्यारोपित होता है, मिलता है, तब जाके व्यतिकरण की घटना होती है। और ये प्रकाश के अन्य तरंग की प्रकृति के कारण ये क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है।
अगला, नाभिकीय बल क्या है और इसके गुणों को लिखे। तो नाभिकीय बल क्या है? तो नाभिकीय बल नाभिक में उपस्थित कणों के बीच प्रबल आकर्षण का नाभिक बल, प्रबल आकर्षण बल को हम लोग नाभिक बल कहते हैं, जो उन्हें न्यूट्रॉन को और प्रोटॉन को एक दूसरे से बांध के रखता है। नाभिकीय बल क्या है? आकर्षण बल है। नाभिकीय बल अत्यंत लघुपरासी बल होता है। नाभिकीय बल यहाँ पे अवैद्युत तथा अगुरुत्वीय होता है। नाभिकीय बल अत्यंत क्या होता है? प्रबल होता है। ये लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि बोर परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं अथवा परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन वितरण के विषय में कोई भी विचार नहीं देता है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा दिया, अगर आप पढ़े होंगे तो पता होगा, है ना। स्पेक्ट्रल रेखाओं की अपेक्षित तीव्रता के विषय में यह कोई ज्ञान नहीं देता है। यह मॉडल जटिल परमाणुओं, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन के परमाणुओं के स्पेक्ट्रम में कोई भी साझा नहीं करता है, और यह मॉडल तरंग व्याख्या के विषय में कोई सूचना नहीं देता है, बोर परमाणु मॉडल। चलिए आगे बढ़ जाइए कि लेजर प्रकाश की गुणों को लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेजर प्रकाश क्या होता है? एक वर्णी होता है। ये अति काला संबंधित होते हैं, ये अति दिशात्मक होते हैं, ये बाबू स्टील प्लेट को छेद सकते हैं। इसका उपयोग हीरे को छोटे छोटे छिद्र करने में, उसमें छिद्र करने में, चिकित्सा विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक से क्या समझते हैं। तो जब हमने बता रखा है कि जब शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाएंगे तो जो मिश्रित अर्धचालक बनेगा बाबू कौन बनता है? पी टाइप अर्धचालक बनता है। इसमें मुख्य धारावाहक क्या होता है? मुख्य धारावाहक होता है होल्स, और अल्प धारावाहक क्या होता है बाबू? ध्यान में रखना है, अल्प धारावाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें बाबू किसका, तो पी टाइप हो, ये तो हो गया पी टाइप। अगर हम शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम में पंच संयोजी अशुद्धि को मिलाते हैं तो क्या बनता है? जो मिश्रित अर्धचालक बनता है बच्चों, ये एन टाइप अर्धचालक बनता है। और इसमें बाबू मुख्य धारावाहक क्या होता है? तो मुख्य धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन, और अल्प धारावाहक जो होता है क्या होता है? होल्स होता है। ठीक है, यानी पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता क्या होती है? वैसे मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एन टाइप। यानी जिसमें क्या होगा? मुख्य क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, यानी इसमें क्या होगा? मुख्य इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता के कारण होगा एन टाइप। और बाबू वैसे अर्धचालक जिसकी चालकता मुख्य किसके? होल्स। इसमें हमने मुख्य क्या कहा? होल्स। होल्सों के द्वारा गतिशीलता का कारण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि 25 का द्विआधारी तुल्यांक निकालिए। तो वो 25 की बात करें तो 25 का द्विआधारी तुल्यांक कैसे निकलेगा? 2 का पाड़ा 12 दूनी 24, यहाँ पे 1 25, 2 का निकालेंगे, 2 छक 12, 0 जोड़ेंगे, फिर 2 तिहाई 6, 1 जोड़ेंगे, और फिर 2 एकम 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम 25 का निकालेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, 2 छक 12, यहाँ पे 0, फिर 2 तिहाई 6, 1, है ना 2 तिहाई 6, और यहाँ पे हो जाएगा 0, है ना 0, 2 तिहाई 6। अरे फिर से निकालने दीजिए, घबराई में यही ना होता है। 25 का पूछा गया है, 25 को हमको निकालना है। चलिए निकालते हैं। 25 का हम लोग निकालते हैं। 2 का पाड़ा कितना बार पड़िएगा? तो 12 दूनी 24, 1 जोड़ दीजिए 25, 2 छक 12, 0 जोड़िएगा 12, 2 तिहाई 6, 0 जोड़िएगा 6, फिर 2 एकम 2, 1 जोड़िएगा, यानी 1 1 0 0 1 इसका द्विआधारी हो गया। यानी 1 1 0 0 1 ये क्या हो गया? 25 का द्विआधारी हो गया। यानी 25 दाशमिक का द्विआधारी पूछेगा तो ये आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। फोटोसेल क्या है? इसके दो उपयोगों को लिखे। तो फोटोसेल किसे कहते हैं? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी फोटोसेल किसे कहते हैं? फोटोसेल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि फोटोसेल यह एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे किसमें? विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, फोटोसेल कहते हैं। फोटोसेल का उपयोग विद्युत नेत्र में किया जाता है, और इसका यंत्र को चोर सूचक घंटी भी कहा जाता है। और फोटोसेल एक उपयोगी सिनेमा में ध्वनि में क्या करता है? पुनरुत्पादन में होता है। याद रखिएगा। अगला कार्यफलन क्या है? तो कार्यफलन बाबू हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि एग्जाम बाबू है आपका, ठीक है, तो थोड़ा सा तेजी से ही चलेंगे, वैसे भी 2 घंटा होने वाला है। तो बाबू यहाँ पे कार्यफलन क्या होता है? तो जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे किया गया आइंस्टीन के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। और जब फोटोन क्या करता है? अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या पूरा का पूरा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो जब इस वाले इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है ना, तो ये बाबू ठीक धातु की सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा खत्म करता है उसी को हम लोग कार्यफलन कहते हैं। यानी कार्यफलन
कार्यफलन किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन की मात्रा बाहर निकलने में जितना ऊर्जा खर्च होता है उसको हम लोग कार्यफलन कहते हैं। जैसे सीजियम का कितना होता है 2.14, याद रखिएगा। यहां आप देखिए अगला कि फोटोन के गुण लिखे, ये सब क्वेश्चन आता है। फोटोन के गुण लिख दीजिएगा। फोटोन विद्युत उदासीन होता है, विकिरण ऊर्जा फोटोन के रूप में होता है और गमन करता है, फोटोन की में विवर्तन हो सकता है और फोटोन की ऊर्जा क्या होता है इक्वल टू h न्यू होता है। एक्स किरणों के उपयोग लिखे तो लिख दीजिएगा रेडियोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी क्रिस्टल की संरचना अध्ययन एक्स किरण की मदद से करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में एक्स किरण का बहुत महत्व है, कई रोगों की जांच के निदान के लिए और किरणों की सहायता के लिए है ना किया जाता है, और रेडियो चिकित्सा क्षेत्र में भी इसका उपयोग है। आगे बढ़ जाइए कि नाभिकीय बल क्या है, इसको गुणों को लिखे। तो नाभिकीय बल तो अभी पढ़ा दिए। चलिए लेजर प्रकाश के गुणों को लिखे, तो अभी तो हमने इसको भी पढ़ा दिया, दोबारा हो गया है। चलिए अर्ध आयु क्या होता है, तो अर्ध आयु क्या होता है, तो प्रारंभिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या में आधे परमाणुओं को विघटित टूटने में एक निश्चित समय लगता है, जिस समय को हम लोग बाबू क्या करते हैं, बाबू अर्ध आयु कहते हैं। जैसे टी हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 बटे में लेमडा, ये होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि औसत आयु क्या है, तो औसत आयु क्या होता है, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व में परमाणु की औसत आयु सभी परमाणुओं के आयु के कक्षा को परमाणु की कुल संख्या से भाग देने पर हमारा क्या होता है, औसत आयु निकलता है, ध्यान में रखिएगा। अगला अल्फा किरण के गुण लिखे, तो अल्फा किरण वास्तव में क्या होता है, अल्फा किरण हीलियम का नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह किरण फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता है। इन किरणों की चालकता प्रकाश की चाल से काफी कम होती है, 1/10वां भाग होता है। अल्फा किरण की वेदन क्षमता बहुत कम होती है। ये किरणें जब किसी गैस से होकर गुजरती है तो तीव्र आयनीकृत कर देती है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या है, तो आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार यह सिद्ध किया गया है कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित है तथा प्रत्येक वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। द्रव्यमान ऊर्जा के बीच निम्नलिखित संबंध है, E इक्वल टू क्या होता है, mc² होता है। बाबू समझा नहीं रहे हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि समय की बहुत कमी है। चलिए गामा किरणों के गुण लिखे, तो गामा किरण के निम्नलिखित गुण है। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। इन किरणों की उच्च विद्युत मतलब क्या, इन किरणों का क्या होता है, ऊर्जा बहुत अधिक होता है। ये किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में क्या होती है, प्रभावित नहीं होती है, अर्थात ये आवेश रहित होती है, याद रखना है। चलिए इनके गुण, यानी अगर बोला जाए तो गामा किरण यहां पे याद रखना है कि प्रकाश की चाल से गमन करता है, इनकी आयनीकृत क्षमता बहुत कम होती है, इसकी वेदन क्षमता बहुत ज्यादा होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब किस प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करें, धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। बाबू याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है, इक्वल टू h न्यू। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे आइंस्टीन ने किया। मान लीजिए धातु का सतह है, ठीक है, जिसपे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बाबू क्या होता है, प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, ठीक है ना, और फोटोन क्या करता है, अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देता है, और ये ठीक धातु की सतह से बाहर निकलने लगते हैं, जिसे हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला विकिरण के क्वांटम सिद्धांत क्या है, तो बाबू प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहिए या विकिरण का क्वांटम सिद्धांत कहिए, तो बाबू लिखिएगा कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं, और प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, इक्वल टू h न्यू होता है, और h जहां पे प्लांक कांस्टेंट न्यू आवृत्ति, और यही है विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। अगला नेज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में क्या अंतर है, तो नेज यानी होता है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को ही नेज अर्धचालक कहा जाता है। इन्हें यहां पे याद रखना है, यहाँ पे तात्विक अर्धचालक भी कहते हैं। अपद्रवी अर्धचालक, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव्य मिला दिया जाता है तो जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डोपिंग क्या है, तो वो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को हम लोग डोपिंग कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, डोपिंग, जिससे वो अशुद्ध हो जाता है। तो बाबू यहाँ पे 80 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, फिर हम इसको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी करा देंगे 20 को क्वेश्चन। अभी समय का कमी है, 2 घंटा हो गया। तो जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट से, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाला है। तो सभी बच्चे इतना काम करिए। मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।